सो नमस्ते एंड वेलकम अनुभव जी। कैसे हो आप? नमस्ते। I'm fine. I'm fine. I hope you are doing good too. आप भी यस, अच्छी हो। आई एम डूइंग गुड टू। वेलकम टू द शो। एंड थैंक यू। शुरू करते हैं ये एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट आपके साथ। सो जी सबसे बिल्कुल। पहला जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो आप ही के बारे में है। आपकी थोड़ी सी जर्नी, सिंस हाउ लॉन्ग आर यू इन दिस फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी? आपकी जर्नी क्या रही है एंड व्हाई डिड यू चूज एस्ट्रोलॉजी? सो बेसिकली मैंने अपना ज्योतिष का जर्नी स्टार्ट किया था 2018 में। ओके। 2018 में सो एट दैट टाइम आई वाज इन द फोर्थ ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, राइट। हम्म। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था कि आई वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम पीरियड एंड मुझे ये फिगर आउट करना था कि मेरे साथ ये चीजें क्यों हो रही है, इतनी नेगेटिव चीजें क्यों हो रही है। सो ओके। तब मैं अपने लोकल एस्ट्रोलॉजर के पास गया था। उन्होंने कहा था कि आप अ, राहु के महादशा में, राहु के अंतरदशा में हो। सो आई वाज लाइक व्हाट इज दिस राहु, मैंने सुना तो था उसका नाम। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने गूगल किया। देन आई गॉट द पिक्चर ऑफ राहु। तो मुझे लगा कि ऐसे मैं तो बच्चा हूँ, ठीक हम्म। है। हम्म। और ये मेरे पीछे आ गया तो, और एक नहीं दो, मतलब ही सेड यू आर इन राहु राहु पीरियड। ये आदमी दो मेरे पीछे है तो व्हाट विल हैपन। फिर हम्म। मैंने थोड़ा सा देखा, उन्होंने मुझे एक प्रिंट आउट दिया था एक पेज का। तो हम्म। वहां पे मैंने देखा कि ये 18 साल तक चलेगा। तो मैं तो हाँ। बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया, अरे यार अब तो मैं गया काम से। और उस टाइम पे क्या होता है कि हमें बहुत प्लेसमेंट्स की पड़ी होती है कि जॉब मिलेगा या नहीं पढ़ाई के बाद, राइट। और हम्म। उसी टाइम पे मेरे प्लेसमेंट्स भी हो रहे थे, तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। तो तब हम्म। से मैंने गूगल सर्च स्टार्ट किया राहु क्या है, और आज मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। Okay, okay. And इट्स अ you लॉन्ग were जर्नी। telling that you wanted to also quit astrology दो तीन बार, and then you could not. So वो क्या story है? बेसिकली यू डोंट चूज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी चूजेस यू। हम्म। क्योंकि व्हेन यू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, जब आप एस्ट्रोलॉजर बनते हो ना, ठीक है, हम्म। तो हम्म। आपके साथ लाखों हजारों लोगों का कर्मा जुड़ जाता है। जैसे कि लाइक आप किसी का नामकरण कर रहे होते हो, हम्म। ठीक है। हम्म। आप कौन किससे शादी करेगा ये आप डिसीजन ले रहे होते हो, ठीक है। सो हम्म। आप हर किसी के लाइफ के कर्मास को, उनके डिसीजंस को अफेक्ट कर रहे होते हो। कि हम्म। आपके डिसीजन के ऊपर लोग शादी कर रहे होते हैं, अपने बच्चों का नामकरण कर रहे होते हैं, ठीक हम्म। है, घर खरीद रहे होते हैं, ठीक है, अपना नाम चेंज कर रहे होते हैं। सो बेसिकली आप बहुत लोगों के कर्मा को इम्पैक्ट करते हो और आप खुद भी इम्पैक्टेड होते हो। सो हम्म। इट इज सेड कि हम्म। एस्ट्रोलॉजी को आप चूज नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी आपको चूज करते कि ये बंदा सिर्फ यही करेगा, उसको मैं और कुछ करने नहीं दूंगा, और कुछ करने नहीं दूंगा। तो ये जो ज्योतिष का जो एनर्जी है, ठीक है, तो बेसिकली ये आपको चूज करता है। और मैंने ये देखा है, जिन लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी वर्कआउट कर गया, ठीक है, वो चाह के भी कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक मैंने बहुतों को देखा है कि टैरो रीडर्स है, राइट, एस्ट्रोलॉजर्स है, जॉब भी करते हैं, बट उनके माइंड में हमेशा रहता है कि कब मैं जॉब क्विट करके इसको फुल टाइम करूं, ठीक है। तो बेसिकली एक बार आपके लिए अगर एस्ट्रोलॉजी वर्कआउट कर गया, तो 99.99% चांस है कि आपके लिए कुछ और वर्कआउट नहीं करेगा, और आपको ये करना पड़ेगा, ओके, Okay. मोस्ट ऑफ द टाइम। हम्म। अगर वर्कआउट कर गया तो हाँ, आप सीख रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी एंथुजियास्ट हो, यू ऑल्सो हैव अ जॉब, बिल्कुल। बट अगर आपने ये प्रोफेशनली एक बार स्टार्ट कर दिया, देर हम्म। इज नो गोइंग बैक, देर इज नो गोइंग बैक। सो ये मेरा मानना है। ओके, ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, लेट्स से कि कोई एक लेमैन है, वो अपनी कुंडली चार्ट देख रहे हैं। उन्हें ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना है या देखना है कि जो मेजर लाइफ इवेंट्स हैं, तो क्या वो अपनी कुंडली चार्ट से कुछ ऐसी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैरिज, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स, सेपरेशन, ऐसा क्या, या करियर चेंज, या कुछ इस टाइप की चीजें कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है एक लेमैन जो हमें सुन रहा है वो अपना चार्ट देखकर? बिल्कुल। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स में समझा देता हूँ, ठीक है। तो 12 राशियां होती है, ठीक है। तो सोच लीजिए कि ये जो हमारा स्काई है, लाइक द स्काई, तो इसको आप 360 डिग्री एक गोल मान लीजिए, एक गोलक मान लीजिए, ठीक है, हम्म। एक हम्म। सर्कल मान लीजिए। तो एक सर्कल का होता है 360 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास 12 राशियां है, ठीक है। तो उन 12 राशियों को इक्वल डिस्टेंस मिला है, ठीक है। तो 360 को आप 12 से भाग दीजिए,
तो आपको मिलेगा 30 डिग्री। तो एक राशि का 30 डिग्री स्पैन होता है, एक राशि 30 डिग्री ऐसे स्पैन होता है, तो ऐसे ऐसे 30 डिग्री। ओके, ठीक है। तो बेसिकली 12 राशियां हैं, ठीक है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ठीक है। तो हर एक राशि का 30 डिग्री का स्पैन है, ठीक है। 27 नक्षत्र है, ठीक है, जो राशियों के पीछे रहते हैं, 27 नक्षत्र। तो अगर आप 360 को 27 से भाग दो तो आपको मिलेगा 13 डिग्री 20 मिनट। तो हर एक नक्षत्र का जो स्पैन होता है, जैसे अश्विनी नक्षत्र, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, ऐसे 27 नक्षत्र है। तो हर एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट का स्पैन मिला है, ठीक है। और एक एक नक्षत्र को आप और भी 4 से भाग दे सकते हो, क्योंकि एक नक्षत्र का 4 चरण होता है, 4 पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो 13 डिग्री 20 मिनट को अगर आप 4 से भाग दो आपको मिलेगा 3 डिग्री 20 मिनट। तो हर एक नक्षत्र का हर एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का भाग होता है। तो आज हम नक्षत्र पे बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ राशियों पे बात करेंगे, ठीक है। तो आपने अपना नॉर्थ इंडियन चार्ट खोला जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो आई थिंक ठीक है। लगना चार्ट जिसे हम बोलते हैं ना। जिसे लगना, 3 तरीके का, 3 स्टाइल का चार्ट होता है। एक होता है हम्म साउथ इंडियन बॉक्स चार्ट, एक होता है डायमंड चार्ट नॉर्थ इंडिया का, और एक होता है ईस्ट इंडियन चार्ट, ठीक है। तो मेरा फेवरेट है नॉर्थ इंडियन चार्ट, समझने में आसानी होता है, प्रिडिक्ट करने में भी आसानी होता है, मुझे होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप नॉर्थ इंडियन चार्ट को पकड़े, ठीक है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाला किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी एप्लीकेशन में, ठीक है। वहां पे आपके सामने वो डायमंड चार्ट आ गया, D1 चार्ट या फिर राशि चार्ट, लगना चार्ट आ गया। अगर वहां पे फर्स्ट जो डायमंड का बॉक्स है, अगर वहां पे 1 लिखा है मतलब आप मेष लगन के हो, अगर 2 लिखा है तो वृषभ लगन के हो, 3 लिखा है तो मिथुन लगन के हो, 4 लिखा है तो कर्क, 5 लिखा है तो सिंह, 6 लिखा है तो कन्या, 7 लिखा है तो तुला, 8 लिखा है तो वृश्चिक, 9 लिखा है तो धनु, 10 लिखा है तो मकर, 11 लिखा है तो कुंभ और 12 लिखा है तो मीन, ठीक है। तो अभी सोच लीजिए, अगर 6 लिखा है मतलब कन्या लगना है आपका, तो 6 के बाद उसके बाद क्या आता है? 7। 7 क्या हो गया? तुला राशि हो गया। तो आपका फर्स्ट हाउस हो गया कन्या राशि, आपका सेकेंड हाउस हो गया तुला राशि। तो ऐसे ऐसे आपको फिर देखना है, 12 हाउसेस है। तो आपका फर्स्ट हाउस हो गया कन्या, वहां पे 6 लिखा रहेगा, आपके सेकेंड हाउस पे 7 लिखा रहेगा, थर्ड हाउस पे 8 लिखा रहेगा, फोर्थ हाउस पे 9 लिखा रहेगा। तो ऐसे आप देख सकते हो। अब आप सोच लो कि बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, ठीक है। तो हॉरोस्कोप में अगर आपको पंचम भाव में शुक्र मिल गए, पंचम भाव में शुक्र बैठे, ठीक है, तो वो लव मैरिज देता है, क्योंकि शुक्र होता है प्यार मोहब्बत का ग्रह और फिफ्थ हाउस होता है रोमांस का। तो जनरली ऐसा कहा जाता है, ये बिल्कुल भी पूरा 100% सच तो नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा कहा जाता है कि शुक्र पंचम में बैठ जाए तो लव मैरिज का योग बनता है, या फिर अरेंज मैरिज भी हो तो शादी के बाद बहुत ज्यादा मतलब रोमांस। तो अगर किसी ने देखा कि हमारे 10th हाउस में शनि बैठे हैं, 10th हाउस होता है करियर का, तो 10th हाउस में अगर शनि बैठे हैं तो लेट उन्नति देता है जिंदगी में, लेकिन उन्नति जब देता है तब सॉलिड देता है, पर थोड़ा सा लेट उन्नति देता है, क्योंकि शनि का पापा अर्गला 9th हाउस पे रहता है। एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें नहीं जानना चाहता, बट 10th हाउस में अगर शनि है और अगर पाप शनि है, राहु है, तो जिंदगी के सेकंड हाफ में ज्यादा उन्नति होता है, ठीक है। जिंदगी के सेकंड हाफ में ज्यादा उन्नति होता है। तो ऐसे हम, तो एक बेसिक लेमैन ऐसे देख सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर 7th हाउस में राहु आ जाए, केतु आ जाए या फिर मंगल आ जाए, ठीक है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत डैमेज या फिर लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होने का चांस बढ़ जाता है। राहु 7th में चीट होने का चांस रहता है, और कुछ कंडीशंस को अप्लाई करके हम ये भी देख सकते हैं कि इंसान चीटर भी हो सकता है। अगर केतु 7th हाउस में है तो बेसिकली एंगेजमेंट को ब्रेक कर देता है, ठीक है, एंगेजमेंट को ब्रेक कर देता है। तो केतु 7th हाउस में, मैं कहता हूँ केतु 7th हाउस इज अ मास्टर ऑफ ब्रेकिंग एंगेजमेंट्स, ठीक है। शादी तय हुआ, शादी का बात चल रहा है, और अंत में जाके शादी टूट गया या फिर एंगेजमेंट होके टूट गया, तो ये केतु करता है। या फिर अगर एंगेजमेंट नहीं भी टूटा तो शादी का जब अनुष्ठान होगा, द मैरिज सेरेमनी हुआ, द मैरिज सेरेमनी इज टेकिंग प्लेस, तब दोनों परिवार के बीचों में कुछ कहा सुनी हो गई, कुछ कुछ कलेश हो गया, ऐसा कुछ होने का चांस जरूर रहता है, ठीक है। तो हमने मेजर मेजर मैरिज देख लिया, इवन थोड़ा बहुत डिवोर्स सेपरेशन देखा, थोड़ा करियर देखा। व्हाट अबाउट लाइक डिसीजेस, कोई ऐसी मेजर डिसीज ना हो जाए या और कोई परेशानी, उसके लिए हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, डिजीज के लिए बहुत ज्यादा एडवांस्ड मेथोडोलॉजी को यूज किया जाता है, ओके। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 6th हाउस होता है डाइजेशन का, रोग का, ठीक है। तो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपको रोग दे सकता है, ठीक है। हम्म तो जैसे कि अगर 6th हाउस में वीनस बैठ जाए, तो हम्म वीनस होता है हमारे बॉडी का जो, हमारे बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है,
जो हम्म ऑर्गेन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स और जो हार्मोन्स होते हैं, वो वीनस से रूल्ड होता है। तो हम्म अगर वीनस 6th हाउस में बैठ जाए तो इंसान को रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, किडनीज में प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म अगर चंद्र बैठ जाए, ठीक है, तो हम्म बॉडी में ब्लड प्रेशर का अप एंड डाउन होना, हम्म ठीक है, ब्लड हम्म प्रेशर अप एंड डाउन होना और रक्त रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होना, हम्म ठीक है। हम्म अगर बृहस्पति बैठ जाए तो हम्म लिवर में प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक हम्म है। अगर शनि बैठ जाए तो हम्म वात का पेन होता है, घुटनों में दर्द होता है, हम्म बॉडी के निचले हिस्सों के हड्डियों में दर्द होता है, हम्म ठीक है। अगर हम्म सन बैठता है तो माइग्रेन का इशू होता है, कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है, हार्ट का इशू होता है, ठीक है। अगर मंगल बैठ जाए तो बॉडी हम्म। का इम्यून सिस्टम कभी कभी मुश्किल में आ जाता है, अगर तो हम मंगल फिर बैठ सिर्फ जाए तो। 6th हाउस ही एनालाइज करते हैं इस चीज के लिए। मैं बिल्कुल लेमैन टर्म में बता रहा हूँ। इसमें रोग को आइडेंटिफाई बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे हम कर सकते हैं, ठीक हम्म है, लेकिन मैं लेमैन टर्म्स में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा प्लान क्या करे। जैसे अगर मरकरी बैठ जाए तो हम्म बेसिकली थोड़ा सा नर्व का प्रॉब्लम, स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, हम्म ठीक है। तो हम्म और राहु अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो बेसिकली इन्फेक्शंस होती है, ओके, इन्फेक्शंस होती है और वो जल्दी से डायग्नोज नहीं होता, राहु अगर छठ में बैठ जाए। अगर केतु छठ में बैठ जाए तो बेसिकली इंसेक्ट्स से आपको खतरा होता है, बैक्टीरिया से आपको खतरा होता है, डेंगू मलेरिया जैसे रोग से आपको खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल पे हम रोगों को ऐसे देख सकते हैं 6th हाउस से, ठीक है। और अगर तो सिक्स बोलते हैं ना। हाउस सिक्स हाउस डिवोर्स का भी मतलब सेपरेशन का या फिर सेलिबेसी का हाउस होता है, एब्सटिनेंस का हाउस होता है, ब्रह्मचार्य का हाउस होता है 6th हाउस। तो हम्म 6th हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र होता है हमारे रिलेशनशिप का, मैरिज का कारक। और अगर हम्म शुक्र छठे में बैठ जाए तो ये इंसान जनरली मैरिड लाइफ में थोड़ा सा सफर करता है। ये हम्म एक ब्रॉड जनरलाइजेशन मैंने किया, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि शुक्र अगर छठे में बैठ जाए तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ में दिक्कतें लाता जरूर है। एंड अगर ऐसा होता है ना कि कोई भी नहीं बैठा हो तो हम फिर दृष्टि देखते हैं उस हाउस में, लेट्स से 6th हाउस में कोई नहीं अगर बैठा। कोई भी प्लैनेट 6th हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है तो हम 6th लॉर्ड को देखेंगे, छठे घर के स्वामी को देखेंगे, हम्म ठीक है। तो हम्म सोच लीजिए कि छठा घर हो गया आपके शत्रु का घर हो गया, ठीक हम्म है। तो हम्म अगर छठे का स्वामी आपका 6th लॉर्ड, हम्म ठीक है, अगर आपके लगन में बैठ जाए, आपके एसेंडेंट पे फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, ठीक है, तो हम्म 6th लॉर्ड अपने घर से 8 घर दूर चला गया, हम्म ठीक है। तो हम्म आपके जो शत्रु है वो बीमार पड़ के मर जाएंगे, दे ओह, विल इवेंचुअली फॉल सिक। हम्म अगर आपका 6th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, हम्म ठीक है, हम्म तो बेसिकली आपके एनिमीज वैसे भी हार जाएंगे और उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपका 6th लॉर्ड 6th हाउस से 7 घर दूर चला गया, तो उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसे हम विचार कर सकते हैं, हम्म ऐसे कि अगर 6th लॉर्ड अगर उच्च का हो गया तो आपका एनिमी बहुत स्ट्रांग होगा, और ओ, अगर आपका 6th लॉर्ड नीच का हो गया तो आपके एनिमीज पावरफुल नहीं होंगे और वो उतने क्लासी लोग नहीं होंगे, लाइक थोड़े से लो क्लास के लोग होंगे। हम्म ऑन द अदर हैंड अगर 6th लॉर्ड एक्सॉल्टेड हुआ तो हम्म आपके एनिमीज तो टॉप क्लास लोग होंगे। तो हम्म सोच लीजिए कि अष्टक वर्ग पॉइंट में एक पॉइंट सिस्टम होता है, आपके लगन में 6th हाउस से ज्यादा पॉइंट है तो आप अपने शत्रु से ज्यादा पावरफुल होंगे। ओके। वेरी बेसिक, वेरी बेसिक, मैं पूरा बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहा हूँ। करेक्ट। ठीक है। सो हमने यहाँ पे मैरिज की बात करी थी। सो मैरिज में एक हाँ बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन मांगलिक का भी आता है। और एक और जी, क्वेश्चन ये भी है कि लेट्स से दो लोगों की मैरिज हो रही है, स्पेशली अरेंज्ड मैरिज हो रही है, तो कुंडलीज मिलाई जाती हैं। सो राइट। क्या मतलब इज इट मैंडेटरी कि हमें कुंडलीज मिलानी चाहिए? दूसरी चीज, अगर किसी की कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, तो क्या उसकी शादी अच्छी जाने वाली है? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है लेकिन शादी तब भी अच्छी नहीं गई। सो ये चीजें मैंडेटरी होती हैं या नहीं, इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए आपने जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम कहा, मैं उसके बाद मांगलिक पे आऊंगा। तो आपने जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम कहा, ठीक है, हाँ। तो उसमें कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि वर्णा, कि वर्णा दोनों का क्या है, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मिलान, ठीक है, वकुट, नाड़ी, गोत्र, ठीक है। और उसके बाद हम और भी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पॉइंट सिस्टम कंस्ट्रक्ट होता है तो इसमें 36 पॉइंट होते हैं, 36 गुण होते हैं, ठीक है। तो जब आप इस पॉइंट सिस्टम को, अष्टकूट मिलान को, या फिर साउथ इंडिया में पॉपुलर दशकूट मिलान को, दशाकूट मिलान, उनका दो चीज और दो दो चीजें ज्यादा कंसिडर करते हैं, रज्जू और महेंद्र, ठीक है।
तो जो आप इसको कंसिडर करेंगे, इसको जब आप डीपली स्टडी करेंगे, आपको ये पता चलेगा ये सिस्टम फ्लॉड है। ठीक है, ओके। ये सिस्टम फ्लॉड है। हम्म। ठीक है, ये सिस्टम पूरा ही फ्लॉड है। ठीक है, हम्म। तो बेसिकली पूरा नहीं फ्लॉड है। आपको पॉइंट्स का सहारा लेना चाहिए, जैसे आपको नाड़ी दोष जरूर देखना चाहिए। हम्म। ठीक है, हम्म। जैसे कि 3 तरीके का नाड़ी होता है: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। आदि नाड़ी का जो दोष होता है वो है वाता दोष। मध्य नाड़ी का जो दोष होता है वो होता है आपका पित्ता दोष। और अंत नाड़ी का जो दोष होता है वो होता है कफा दोष। तो वाता पित्त कफा, तो अगर दोनों नाड़ी मैच कर गए, ठीक है, हम्म। दोनों नाड़ी अगर मैच कर गए कि दोनों का ही आदि नाड़ी है, ठीक है, सो उनके बच्चे को वाता दोष होगा। वाता दोष मतलब, वात का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम होगा। ओके। ठीक है, सॉरी सॉरी, बोन डिफॉर्मिटी होगा, उनको ओके। बोन में डिफॉर्मिटी होगा। ओके। ठीक है, हम्म। सो बॉडी कंस्ट्रक्शन में डिफॉर्मिटी होगा। हम्म। ठीक है, अगर हम्म। पित्ता दोष आ गया, दोनों का ही मध्य नाड़ी है, पित्ता दोष आ गया, ठीक हम्म। है, सो हम्म। बच्चे का और नेक्स्ट जनरेशन का जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, वो डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा खराब हो सकता है। हम्म। ठीक है, और हम्म। अगर जब कफा दोष हो गया तो वो लंग्स में प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा। तो हम्म। इसलिए नाड़ी को हमेशा अवॉइड करो, सेम नाड़ी में शादी मत करो। ठीक है, हम हाँ, नाड़ी में ये लग्न चार्ट में देख सकते हैं। ये हाँ, नाड़ी हम मून साइन से सारा पता लगा सकते हैं कि किसका क्या मून साइन है, किसका क्या नक्षत्र है, उसके अनुसार ही सारा डिवीजन होता है। तो ये सिर्फ मून के नक्षत्र पे बेस्ड है। हम्म। ठीक है, बाकी ग्रहों पे बेस्ड नहीं है। हम्म। लाइक किसी किसी इंसान का राहु और मंगल 7th हाउस पे हो सकता है। हम्म। ठीक है, और हम्म। उसके साथ सोच लो कि आपका 32 पॉइंट मिल गया, हम्म। लेकिन क्योंकि उसका राहु और मंगल 7th हाउस पे है, देर इज हम्म। अ 95% चांस दैट हिज मैरिज इज नॉट गुड। सो हम्म। अगर मैं सिर्फ गुण मिलान के ऊपर जाऊं, मैन्युअली मैं खुद ग्रह मिलान ना करके, हम्म। तो ये कैसे पॉसिबल है अच्छा मैचिंग? तो हम्म। कितना भी आप गुण मिलान कर लो, ठीक है, आपको देखना ही पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजर को मैनुअली देखना ही पड़ेगा। जैसे कि आप किसी भी सीरियल किलर का चार्ट उठा के देख लो, हम्म। ठीक है, तो उसके साथ खुद का मैचिंग कर लो, देखो अच्छा पॉइंट आता है। तो हम्म। इसका मतलब क्या आपको उससे शादी करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम्म। तो मैनुअल मैचिंग जो होता है हम्म। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर आपको जरूर अष्टकूट मिलान का नॉलेज ज्योतिषी को बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो हमारे जो 7 सप्तऋषि थे, ठीक हम्म। है, अत्रि मुनि, हम्म। भारद्वाज मुनि, हम्म। वशिष्ठ मुनि, ठीक है, जमदग्नि मुनि, है ना, कश्यप मुनि। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे 7 सप्तऋषि थे, ठीक है, तो हम्म। उनके अनुसार हमारे पूरे ह्यूमन रेस को 800 करोड़ लोग सोच लो अभी ये जिंदा है, हम्म। तो 7 डिविजन्स में बांटा गया था। बाद में तो और भी ज्यादा गोत्र आ गए, जैसे कि अगस्त्य मुनि का गोत्र आ गया, बहुत कुछ गोत्र आ गया। ठीक है, तो 7-8 ऐसे गोत्रों में अगर हम बांटे, तो बेसिकली पकड़ लीजिए कि 100 करोड़ लोग एक एक गोत्र में बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। तो सेम गोत्र में मैरिज तो हो ही जाएगा ना, कितना भी आप कोशिश करो। हम्म। हो सके तो अवॉइड करो, अगर नहीं है तो अवॉइड मत करो, लेकिन नाड़ी दोष को अवॉइड करना। ठीक है, क्योंकि हम्म। वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए थोड़ा सा खराब होता है, हम्म। आपके लिए नहीं, पर हम्म। आपके अपकमिंग जनरेशन के लिए। शायद आपके बेटे के चार्ट में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हम्म। शायद 2 to 3 जनरेशन बाद ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है, सो दैट हम्म। इज वाई नाड़ी दोष को थोड़ा सा अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, हम्म। अगर हो सके तो। मुझे पता है कि आजकल की जिंदगी में ये सब मुमकिन नहीं होता, पर हम्म। फिर भी हमें थोड़ा बहुत कोशिश तो करना चाहिए। अगर हम्म। अरेंज मैरिज के बेसिस पे हम जा रहे हैं, अगर लव मैरिज है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कांट रियली डू एनीथिंग, बट स्टिल इट इज रिकमेंडेड बाय द ऋषिज फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, तो हम्म। मांगलिक दोष क्या है? मांगलिक है कि आपके हॉरोस्कोप में 12 घर है, ठीक है, उसमें मंगल अगर हम्म। फर्स्ट हाउस, हम्म। फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठ गए तो आप मांगलिक कहलाएंगे। साउथ इंडिया में कुछ कुछ ट्रेडिशंस सेकेंड हाउस को भी मांगलिक मानते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकेंड हाउस होता है हमारे कुल का हाउस, हमारे वंश का हाउस, हमारे फैमिली का हाउस। ठीक है, और लड़कियां जो होती है वो अपने कुल से निकल के किसी और के कुल में जाके उनका कुल रीस्टार्ट करती है। ठीक है, तो इसीलिए लड़कियों के चार्ट में, औरतों के चार्ट में जब मंगल सेकेंड हाउस में होता है तो इसको मांगलिक माना जाता है, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट गर्ल टू मैरी समवन। नेचुरली उसका शादी थोड़ा लेट से होता है अगर सेकेंड हाउस में राहु शनि केतु मंगल बैठ गए तो। ठीक है, तो मंगल जब फर्स्ट हाउस में बैठता है, तो पहले पहले तरीके के मांगलिक को मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट हाउस में जब मंगल बैठेगा तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होगा। अब इस चेयर पे बैठा होगा, नेक्स्ट मोमेंट पे भड़क जाएगा। ठीक है,
तो उसके बिहेवियर को उसका पार्टनर प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। हम्म। हम्म। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो हम्म। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होता है। मंगल का 3 दृष्टि है, मंगल एक चौथा दृष्टि देगा फोर्थ हाउस में, तो ये घर पे सबको डोमिनेट करने का कोशिश करेगा, ठीक है, हम्म। थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा। हम्म। मंगल का एक दृष्टि होगा सेवेंथ हाउस में, अपने स्पाउस को डोमिनेट और कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। और मंगल का एक दृष्टि होगा अष्टम में, तो ये किसी से ये इंसान किसी से नहीं डरता, मंगल फर्स्ट वाला इंसान, ठीक है। तो वो कभी कभी दूसरों का डिसरेस्पेक्ट भी कर देता है, हम्म। ठीक है। तो ये है मंगल फर्स्ट का एक प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन यही व्यक्ति अगर आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाए हम्म। तो फिर बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि एक मांगलिक इंसान जिसका मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो हम्म। वो अगर आप सोच लीजिए दैट यू हैव अ हस्बैंड एंड योर हस्बैंड हैज मार्स इन द फर्स्ट हाउस, और किसी ने आपको मतलब कोई आपसे झगड़ रहा है, ठीक है, और you are losing that fight. Now, your husband with Mars in the first house, right, will always stand beside you and will always protect you. So ये एक प्रोटेक्टिव एनर्जी भी होता है। So पूरा तो खराब नहीं होता है ऐसे, हाँ, बट बिकॉज ऐसे झगड़ा तो बहुत। फिर लेट्स से किसी का मंगल है फर्स्ट हाउस में, तो फिर उनके तो शादी बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर सिर्फ सिर्फ नेगेटिव ही है तो। झगड़ा होता है उनका उनका झगड़ा होता है, बहुत बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका मैरिज खराब है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि झगड़ा होता है, पैशन भी है, प्यार भी है, हम्म। झगड़ा भी है, रोमांस भी है, सब हम्म। कुछ है, हम्म। प्रोटेक्शन भी है, सब कुछ है। ऐसे पूरे तो खराब, ऐसे तो पूरा खराब मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मैंने तो बहुत, आई हैव सीन वन ऑफ द बेस्ट husbands and wives dedicated to their partner with मंगल in the first house, 100%, हम्म। ठीक है। सो हम्म। अभी हम अगर आए मंगल फोर्थ हाउस में, हम्म। मंगल फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस होता है हमारे सुख स्थान, सुख स्थान, ठीक है, हम्म। हम्म। हमारे बेड का स्थान, मिड नाइट का, जहाँ पे हम सोते हैं, जहाँ पे हम एंजॉय करते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं, किचन है हमारा, ठीक है, हमारा होम है, हमारा पीस है। वहां पे मंगल जैसा एक सोल्जर, एक फायरी प्लेनेट अगर आ जाए, हम्म। तो ये घर के माहौल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, ठीक है। सो घर में हम्म। हमेशा एक डोमिनेंस, एक मिलिट्री जैसा एक हम्म। शासन व्यवस्था, तो दैट मिलिट्री थिंग कम्स विद इन द होम, एंड ऐसा पर्सन किचन में जाके सबको डोमिनेट करेगा, अपने घर में सबको डोमिनेट करेगा। सो बेसिकली ये मांगलिक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो करता है, लेकिन फिर भी अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होता है ऐसा इंसान, लेकिन डोमिनेट करता है बहुत ज्यादा। हम्म। तो और कलेश बहुत ज्यादा होता है, तो घर में कला कलेश तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक हम्म। है। अच्छा, मंगल सेवेंथ शादी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मंगल सेवेंथ, मंगल सेवेंथ में शादी में आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देख पाओगे, ठीक है, ओके। ठीक है। मंगल सेवन पे तो ये शादी के लिए जनरली अच्छा नहीं होता है। ये मंगल सेवन और मंगल एट का थोड़ा सा नेगेटिव है, मंगल सेवन का थोड़ा सा नेगेटिव होता है, ठीक है। हम्म। तो मंगल सेवन वाला इंसान भी बहुत ही ज्यादा डोमिनेट होता है, डोमिनेटेड भी होता है और डोमिनेट करता भी है, ओके। ठीक है। हम्म। मंगल का दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ेगा, तो ये इंसान थोड़ा सा गुस्से वाला होगा, ठीक है। हम्म। हम्म। मंगल सेवेंथ हाउस से टेंथ हाउस को देखेगा, तो ऐसा इंसान अपने करियर में सबको डोमिनेट करने का कोशिश करेगा। और मंगल का अष्टम दृष्टि सेकंड हाउस में होगा, तो ये कुछ बोलने से पहले खुद को रोक नहीं पाएगा, लाइक अगर बहुत खराब चीजें भी बोल देगा, ठीक है, हम्म। जो कहना नहीं चाहिए किसी को, हम्म। ठीक है। सो तो इसीलिए झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। तो मंगल सेवन, और मंगल सेवन हाउस में माराना कारक होता है, ये कॉन्सेप्ट है ज्योतिष का कि मंगल सेवन पे माराना कारक का होता है। तो ये मंगल सेवन का प्लेसमेंट सारे मांगलिक प्लेसमेंट्स में से थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। हम्म। अच्छा, मंगल एट वाला इंसान जो है, इसके साथ ससुराल का नहीं पड़ता, क्योंकि एट्थ हाउस होता है ससुराल का, और मंगल जब एट्थ हाउस में आ जाए तो ससुराल के साथ झगड़ा करा देगा, क्योंकि मंगल झगड़ा का कारक है। एज पर हम्म। महर्षि पराशरा, मंगल सिक्स हाउस रोग ऋण शत्रु का कारक है, प्राइमरी कारक, सेकेंडरी है सैटर्न। तो हम्म। मंगल इसीलिए जब सिक्स हाउस और एट्थ हाउस में बैठता है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होता है। और मंगल जब अष्टम में बैठता है, अष्टम स्थान होता है ससुराल का, हमारे हम्म। लॉन्जिविटी का। तो हम्म। मंगल का अष्टम में आना हमारे आयुष के लिए, हमारे आयु के लिए, हमारे लॉन्जिविटी के लिए, हमारे ससुराल के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। सडन डेथ होता है, ठीक है, एब्रप्ट मतलब एब्रप्ट डेथ होता है। ससुराल वाली साइड पे होता है सडन डेथ ऐसा? नहीं, आपका खुद का भी हो सकता है, अगर आपका मंगल अष्टम का है, आप एक एक्सीडेंट आप खत्म, ऐसा भी होता है, ठीक है। हम्म। सो मंगल अष्टम का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक प्लेसमेंट है, ये आयुष के लिए अच्छा नहीं है, आपकी जिंदगी के लाइफ स्पैन के लिए अच्छा नहीं है। हम्म। नॉट आपके स्पाउस के लिए, मैं कह रहा हूँ आपके spouse- आपके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। हम्म। और एक्सीडेंट्स का योग बनाता है, सेक्सुअल ड्राइव को हद से ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। हम्म। और अगर इंसान सेक्सुअली सेटिस्फाइड ना फील करे पार्टनर से, हम्म। तो वो दूसरे इंसानों की तरफ आकृष्ट होता है। तो ये थोड़ा सा चीटिंग का योग बना देता है मंगल अष्टम का,
हम्म। ठीक है। हम्म। और मंगल ये जो वन फर्स्ट फोर्थ और सेवेंथ, ये मंगल का ओपन एनर्जी है। ओपनली द पर्सन इज वेरी वायलेंट, ओपनली द पर्सन इज वेरी एंग्री। हम्म। मंगल अष्टम का ये हिडन एंगर होता है, ये आपसे कुछ कहेंगे नहीं, आपको पीछे से वार करेंगे। सो मंगल अष्टम वाला अगर कोई आपका दुश्मन है, ज्यादा पंगा उससे ना लेना ही बेहतर है, क्योंकि वो आपको पीछे से वार करेगा। हम्म। हाँ, चार्ट में बाकी प्लेसमेंट्स कह सकते हैं कि वो सामने से भी वार कर सकता है, लेकिन हम्म। मंगल अष्टम का जो एनर्जी है, हिडन एनर्जी है। हम्म। अपने सक्सेस के बारे में नहीं कहेगा, अपने इनकम के बारे में नहीं कहेगा, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या है, किन के साथ वो कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। हम्म। हम्म। ट्वेल्थ हाउस होता है हमारे बेड प्लेजर्स का हाउस। तो ये वाला जो ट्वेल्थ हाउस का मंगल है, ये भी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम में लेके चला जाता है। और हम्म। मंगल आठ की तरह ही, अगर इसको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो ये घर के बाहर जाएगा। ठीक है। हम्म। हम्म। और पर ये मंगल अष्टम से तो काफी बेहतर है। ठीक है। हम्म। ये लीस्ट डैमेजिंग मंगलिक है, मंगल ट्वेल्थ हाउस। ठीक है। हम्म। लेकिन शादी में एक बार प्रॉब्लम खड़ा करता है, लेकिन ये लीस्ट डैमेजिंग है। हम्म। ठीक है। लीस्ट हम्म। डैमेजिंग है। मंगल अष्टम का और मंगल ट्वेल्थ का हिडन एनर्जी होता है। मंगल 147 का आउटवर्ड एनर्जी होता है। ठीक है। तो हम्म। मंगल 147 वाला का मैच होता है 8 और 12 से, और मंगल 8 और 12 का मैच होता है 147 से। लेकिन अगर किसी का दोनों का ही अगर मंगल फर्स्ट हाउस में है, दोनों का ही मंगल फर्स्ट फोर या फर्स्ट सेवन या फोर्थ सेवन में है, सेवन सेवन में है, तब तो हस्बैंड वाइफ बहुत ही गंदा वाला फाइट करेंगे, हमेशा हमेशा। हम्म। तो मंगल जब फर्स्ट हाउस में, स्पेशली मंगल जब एक्चुअली में फोर्थ और सेवंथ हाउस के साथ कनेक्टेड हो जाए, मंगल जब फोर्थ हम्म। और सेवंथ हाउस के साथ कनेक्टेड हो जाए, और इसके ऊपर शनि और केतु का भी इफेक्ट आ जाए, तो डोमेस्टिक वायलेंस कॉज कर देगा। हम्म। चतुर्थ स्थान होता है आपके घर का, और सप्तम भाव होता है आपके मैरिज का। तो अगर फोर्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड शनि और मंगल है, एक दूसरे के साथ है, या फिर किसी भी तरीके से फोर्थ और सेवेंथ लॉर्ड का कनेक्शन शनि मंगल से आ गया, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस कराता है। मंगल केतु का कनेक्शन अगर सेवेंथ हाउस के साथ आ गया, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस कराता है। तो ऐसे हम डोमेस्टिक वायलेंस को देख सकते हैं। ठीक है। तो हम्म। जैसे कि मैंने कहा कि अच्छा, मंगल सेकंड हाउस में क्या है, मंगल सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस होता है हमारे स्पीच का, हम जैसे बात करते हैं। तो मंगल अगर सेकंड हाउस में, तो वो इंसान खुद को रोक नहीं पाता, हम्म। गाली दे देगा, कुछ भी गंदी चीजें बोल देगा, और मतलब जो कहना नहीं चाहिए वो कह देगा, वेरी अपफ्रंट, वेरी मतलब ही विल गिव यू एन अफिटिंग रिप्लाई। सो इसीलिए प्रॉब्लम्स खड़ा करता है मंगल सेकंड हाउस। ठीक है। हम्म। तो मांगलिक लोगों का जनरली सेक्सुअल एनर्जी हाई होता है, हाईएस्ट होता है एट्थ का, सेकंड हाईएस्ट होता है ट्वेल्थ का, थर्ड हाईएस्ट होता है सेवेंथ का। ठीक है। हम्म। हम्म। तो इसी वजह से मंगल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है। ठीक है। ओके। पर खराब नहीं है, ऐसे इंसान बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बट मैंने जो सिर्फ मंगल को आइसोलेट करके चार्ट में एक प्लेसमेंट बताया हम्म। आपको, आप ये नेगेटिवली मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हम्म। मॉडिफाइंग फैक्टर्स मैंने एक आइसोलेट करके हम्म। कि अगर मैं सिर्फ कहूँ कि आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रहा हूँ, और मैं अगर सिर्फ चीनी डालूं तो वो मीठा होगा। हम्म। ठीक है। हम्म। सो दिस इज जस्ट वन इंग्रेडिएंट, ऐसे मुझे और काफी चीजें डालने हैं, तब जाके बात बनेगी। हम्म। ठीक है। हम्म। मांगलिक लोग बहुत ही ज्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थोड़े से होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, पैशनेट होते हैं। हम्म। ठीक है। और अगर अच्छे तरीके का मांगलिक हो, तो वो एक्शन ओरिएंटेड होगा बहुत ज्यादा। हम्म। जैसे कि मंगल फर्स्ट और मंगल एट्थ का बहुत ही हम्म। ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कि आप सोचते रह जाओगे ये इंसान कर देगा। हम्म। आप सोच मांगलिक इंसान वो कर देगा। ठीक है। हम्म। आप सोचते रहेगा, प्लान बनाते रहेगा, इसने कर दिया, करके सोचेगा। तो हम्म। थोड़ा सा इम्पल्सिव एटीट्यूड भी रहता है मंगल फर्स्ट और एट्थ का। ठीक है। तो तो ये एक हो गया मांगलिक के लिए। लाइक मांगलिक के और केसेस में एक और चीज भी सुनने में जो आती है कि आपके स्पाउस को भी खतरा है, तो ऐसा क्यों सुनने में आता है? ये 95% सही नहीं है, 5% सही है। ओके। कि अगर आप मांगलिक हो और काफी सारे कॉम्बिनेशन अगर मैच करें, तो हम्म। स्पाउस की अर्ली डेथ हो सकती है, बट हम्म। दिस इज ट्रू ओनली फॉर 5% ऑफ द केसेस। So it हम्म। is barely true, but it has some truth to it. But it is barely true. Remember that. Now, हम्म। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो अगर आप मांगलिक हो, हम्म। राइट? हम्म। तो जब आप मैचिंग कर रहे हो, अपने स्पाउस का लॉन्जिविटी चेक कर लो। सो आप जिस ज्योतिषी के पास जाओगे, तो उस ज्योतिषी को ये नॉलेज होना चाहिए कि लॉन्जिविटी कैसे चेक करते हैं। दैट्स इट। ओके। ठीक है। और मंगल दोष तब लगता है जब मंगल राहु केतु या फिर शनि के साथ आ जाता है। ठीक है। तो हम्म। अगर ये मंगल दोष आ जाए,
हम्म। जैसे कि स्पेशली मंगल केतु और मंगल राहु का, तो ये थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अगर मंगल राहु का योग आ जाता है हम्म। तो इसको ईस्ट इंडिया में हम बंगाल में कहते हैं छन्नो छाड़ा योग, एंड आप नॉर्थ इंडिया में इसको कहोगे अंगारक योग, राइट। हम्म। जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं रहता, इंसान डिसिप्लिन नहीं बन पाता। हम्म। ठीक है। और मार्स केतु का योग क्या करता है? मार्स केतु का योग अचानक से आपसे कुछ ऐसा काम करा देगा जिसको आप करके बाद में रिग्रेट करो। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया और उस इंसान ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो ये हो गया मंगल केतु का पिशाच योग, इम्पल्सिव एक्शन टेकिंग। हम्म। आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपने एक गलत टर्न ले लिया, एक्सीडेंट हो गया। राहु मंगल का जो अंगारक दोष है, तो उसमें क्या होता है कि फायर से सावधान रहना पड़ता है ना, फायर से, हम्म। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर, ड्राइविंग करते वक्त सावधान रहना पड़ता है। शनि मंगल का योग इसको कहते हैं हम यामा योगा। तो हम्म। यामा योग से क्या होता है? यामा योग से ये डेथ कॉजिंग योगा होता है, तो इसमें भी एक्सीडेंट्स का चांस बनता है यामा योग से, और डोमेस्टिक वायलेंस का भी योग हो जाता है यामा योगा से। तो यामा योग बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन शनि मंगल का युति बनता है तो इंसान चैलेंज लेता है और चैलेंज लेके चैलेंज को जीतता है। तो शनि मंगल का जब भी कॉम्बिनेशन आ गया तो इंसान चैलेंज लेता है, चैलेंज लेके चैलेंज को ओवरकम भी करता है। सो बहुत ही ज्यादा एक डायनामिक पर्सनैलिटी होता है इंसान का, शनि मंगल वाला इंसान। हम्म। मंगल के साथ अगर शुक्र का योग आ गया है तो इसको कहते हैं आकर्षण योग। तो ऐसे इंसान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है, हम्म। एंड मेनी पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दिस पीपल एंड दे जनरली गो फॉर लव मैरिज। हम्म। अगर मंगल बुध का योग आ गया तो वो इंसान जनरली लॉजिकली बहुत इंटेलिजेंट बनता है, और अगर ठीक जगह पे बैठ गया, 10 फ्रॉम द मून से बैठ गया, तो कोडिंग में बहुत अच्छा होगा। हम्म। मंगल बृहस्पति का योग अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाता है, फिजिक्स में अच्छा बनाता है। हम्म। ठीक है। और मंगल सन का योग लीडरशिप क्वालिटीज देगा, हम्म। ठीक है। तो ऐसे एक एक प्लैनेट का, मंगल मंगल मून का योग, शशि मंगल योग, मंगल चंद्र का योग आपको बहुत ही ज्यादा टेक्निकल माइंड देगा, हम्म। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, वेरी वेरी इंटेलिजेंट माइंड, बट वो थोड़ा सा वायलेंट भी कराता है, थोड़ा हम्म। सा एंगर इश्यूज भी दे देता है। हम्म। तो ये पूरा मंगल का सीन मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया। हम्म। सो इसमें हमने जैसे बहुत सारे मंगल के कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए और कुछ कुछ आर नॉट वेरी पॉजिटिव। तो इसमें क्या, अगर इंसान के किसी के चार्ट में ये है प्लेसमेंट, तो वो कुछ ऐसा जनरल रेमेडी कर सकता है जिससे थोड़ा सा इफेक्ट कम हो, कुछ भी ऐसा जनरल वो चीज कर सकता है डे टू डे लाइफ में? जी हाँ, मतलब ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, ये शराक्षरी मंत्र है। हम्म। ओम नमः शिवाय शराक्षरी मंत्र है। तो हम्म। ओम नमः शिवाय करके अपने रिपुस को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध भी एक रिपु है। हम्म। क्रोध, हम्म। ठीक है, काम क्रोध जैसा क्रोध भी एक रिपु है। तो हम्म। ओम नमः शिवाय करके अपने क्रोध को कम कर सकता है। ठीक ओके। है। हम्म। हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी का पूजा करना, हनुमान मंत्र करना, हम्म। ठीक है। हम्म। ये बेसिक रेमेडीज है। ठीक है। ओके। हम्म। और वेजिटेरियन फूड को खाना, ये ओके। बेसिक रेमेडीज है, तो आपका एंगर चेक में रहेगा। ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक बहुत बार मैंने ये सुना है कि अब एक स्पेशली। एक और बहुत ही बढ़िया रेमेडी मैं बताऊंगा कि हम्म। एकादशी तिथि, मंगल का तिथि होता है एकादशी तिथि। तो ओके। एकादशी तिथि में सनराइज टू सनसेट अगर आप फास्ट रख सको, उपवास कर सको, तो हम्म। ये मांगलिक दोष घट जाता है 90% का। क्योंकि अगर एकादशी में आप फास्ट करोगे, आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो बहुत ही जल्दी सॉर्ट हो जाता है। एकादशी में फास्ट कीजिए। सो वन मोर थिंग इज अबाउट मेलेफिक प्लैनेट्स, जो लोगों में बहुत चीजें हैं या बहुत क्वेश्चंस हैं जिनके रिगार्डिंग। तो पहली चीज तो कौन कौन से प्लैनेट्स हम एज अ मेलेफिक बोलते हैं, उन्हें मेलेफिक हम क्यों बोलते हैं, एंड अगर ऑब्वियसली हर प्लैनेट हर किसी के चार्ट में होगा और किसी ना किसी जगह बैठा ही होगा, सो हम क्या कर सकते हैं, या हम उन मेलेफिक प्लैनेट्स को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर। यस। या। तो बेसिकली हम चार प्राइमरी ग्रहों को मेलेफिक ग्रह कहेंगे। तो सबसे प्राइम मेलेफिक जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट, तो राहु, ठीक है, ओके। सबसे प्राइम मेलेफिक, ठीक है। क्योंकि राहु जो है वो आयुष को घटा देता है, हमारे लॉन्जिविटी को घटा देता है, जबकि सैटर्न हमारे लॉन्जिविटी को बढ़ा देता है। तो सैटर्न को हम सबसे ज्यादा मेलेफिक नहीं कह सकते, क्योंकि वो आयुष का कारक है। ठीक है। तो राहु को मैं सबसे प्राइम मेलेफिक मानता हूँ। ठीक है। सेकंड सबसे ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट हो गया सैटर्न, थर्ड हो गया केतु, फोर्थ है मंगल। ओके। ठीक है। तो अगर मैं राहु का बात करूं, ठीक है, तो राहु कहा जाता है नोड, राहु और केतु को कहा जाता है नोड्स ऑफ द मून। ठीक है। तो राहु एक ऐसा एनर्जी है कि जिस क्षेत्र में आपने आपके पास्ट लाइफ में जिस जिस क्षेत्र में आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, ठीक है। सो बेसिकली अगर चतुर्थ भाव होता है हमारे परिवार का, होम मेकिंग का, ठीक है, और 10th हाउस होता है करियर का। तो राहु अगर आपके 10th हाउस में बैठ जाए, करियर के घर में बैठ जाए, तो आपको पूरी जिंदगी
ठीक है, करियर के पीछे भागना पड़ेगा, ठीक है, करियर में काफी तरीके का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, करियर में उतार चढ़ाव आएंगे, आप बहुत नए चीजों को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया राहु 10th का कर्मा, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में उसको उस पर फोकस किया ही नहीं था। तो इस लाइफ में आपको जोर जबरदस्ती राहु लाएगा 10th हाउस में कि हाँ करियर में फोकस करो, फोकस करो। और करियर सेट नहीं होगा, आपको बार बार कोशिश करना पड़ेगा, अंत में आपको सक्सेस मिलेगा। बहुत अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिक्स्थ हाउस होता है कंपटीशन का, ठीक है, ओके। कंपटीशन का, शत्रुओं का। तो हम्म। राहु अगर किसी का सिक्स्थ हाउस में बैठ गया तो ऐसा इंसान ना चाह के भी शत्रुओं के बीच में जाके फंस जाएगा। हम्म। ऑफिस में गया, वहां पे सारे शत्रु, जिस अपार्टमेंट पे रहता है वहां पे सारे सारे शत्रु, जहां पे हम्म। जिस फील्ड में काम करता है वहां पे सारे शत्रु, हम्म। इतने ज्यादा शत्रु, ठीक है, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था। तो इस लाइफ में उसको शत्रुओं के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट भी करना पड़ेगा और हम्म। उनको हराना भी पड़ेगा। हम्म। तो ठीक है। बेसिकली हमारे पास्ट लाइफ कर्मा को कहीं ना कहीं हम पढ़ सकते हैं राहु के थ्रू। हाँ, हाँ, तो राहु बहुत क्यूरियस एनर्जी है, ठीक है। हम्म। राहु का मूल त्रिकोण राशि होता है कन्या, ठीक हम्म। है। तो राहु कन्या को भी को रूल करता है और कन्या और कुंभ को, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली चंद्र जब राइज कर रहा होता है तो चंद्र का जो अपर लेयर होता है, तो अगर आप मान लो कि ये चंद्र है, ठीक है, हम्म। इमेजिन इट एज अ सर्कल। तो इसका जो अपर लेयर होता है चंद्र का, जब चंद्र राइज कर रहा होता है, ऐसे राइज किया, सो द अपर लेयर इज राहु। तो उसको सारा कुछ एक्सपीरियंस करना है जिंदगी में, सब कुछ एक साथ चाहिए, सब कुछ चाहिए। हम्म। और चंद्र जब अस्त जा रहा होता है, ठीक है, तो उसका जो निचला हिस्सा होता है उसको कहते हैं केतु। तो राहु हो गया चंद्र का अपर हाफ, केतु हो गया चंद्र का लोअर हाफ। तो राहु हो गया द ये नोड, नॉर्थ नोड, और केतु हो गया साउथ नोड, हम्म। ठीक है। तो बेसिकली केतु होता है मोक्षा कारक का। आपने पास्ट लाइफ में जो चीजें ऑलरेडी अचीव कर ली है, ठीक है, इस लाइफ पे आप और फोकस नहीं करना चाहते। सोच लीजिए कि आपने रात को 10 बजे एक प्लेट चावल खाया, राइट, फिर आप सो गए, आप 3 बजे उठे, आपको भूख नहीं है, लेकिन आपको यह भी याद नहीं है कि आपने क्या खाया था, पर किसी कारण से आपका भूख नहीं है। तो यही होता है केतु, कि हमें उस चीज में हंगर नहीं है, उस चीज को हासिल करने के लिए हमारे अंदर कोई भूख नहीं है। पर राहु होता है इट्स वेरी हंग्री, इसलिए राहु राहु को कहते हैं भोगा कारक, और केतु को कहते हैं मोक्षा कारक। कि केतु पे हम कंसंट्रेट ज्यादा नहीं करना चाहते, पर राहु पे हम सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। पर राहु जिस घर में होता है उस घर को लेके हमारा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता, ठीक है। हम्म। तो हमें इस जन्म में उस घर को मास्टर करना होता है और ये स्ट्रगल होता है। हम्म। तो राहु होता है एक कारण जिसके लिए हमने जन्म लिया है, रीबर्थ लिया है। तो हम्म। इसीलिए कालपुरुष कुंडली से एकादश भाव का जो स्वामी है वो राहु होता है, और एकादश भाव मेष लगन के अनुसार बाधक हुआ। तो राहु इसलिए नेचुरल बाधकेश है, राहु जिंदगी में बाधाएं क्रिएट करता है। जो ब्लाइंडनेस का जो रोग है वो राहु से आता है, और जो चीटिंग का योग है वो राहु से आता है, ठीक हम्म। है। बट ठीक है, सो जो चीटिंग का योग है वो चीटिंग का जो योग है वो राहु से आता है, ठीक है। हम्म। हम्म। तरह तरीके की जिंदगी में बाधाएं आती है वो राहु से आता है, ठीक है। हम्म। हम्म। है ना। आप तो अपने गोल की तरफ बढ़ और रहे चाहिए हो, आप राहु। अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, अचानक से गोल से हट गए, कुछ हम्म। और करने लगे, ये हम्म। भी आप राहु से ही देखोगे, ठीक हम्म। है। हम्म। तो बेसिकली राहु थर्ड, सिक्स, 10th और 11th हाउस में मैसिव सक्सेस दे सकता है, हम्म। 3, 6, 10, 11 में। हम्म। लेकिन 3, 6, 10, 11 को उपच्चय घर कहा जाता है। हम्म। उपच्चय मतलब जो समय के साथ बेहतर होते जाता है। तो ओके। बेसिकली राहु जिंदगी के सेकेंड हाफ में 3, 6, 10, 11 ऐसे हाउसेस में ज्यादा सफल व्यक्ति को बनाता हम्म। है, सोलमेट, ठीक है। तो अगर हम केतु के बारे में बात करें, हम्म। तो केतु जिस हाउस में भी बैठेगा उस हाउस से आपको डिटैच करेगा। कि हम्म। अगर केतु आपके 10th हाउस में आए तो करियर से आपको थोड़ा सा डिटैच करेगा, करियर पे आपका बहुत ज्यादा मन नहीं रहेगा, हम्म। और आपको ऐसा लगेगा कि करियर ही सब कुछ नहीं है, मुझे हम्म। अपना हैप्पीनेस भी चाहिए, क्योंकि राहु है 4th हाउस ऑफ सुख में, ठीक है, हम्म। ठीक है। तो हम्म। पर राहु अगर 10th हाउस में रहे तो उसको सिर्फ करियर के सिवा, नेम और फेम के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं। हम्म। ऑन द अदर हैंड अगर केतु 10th हाउस में रहे तो हम्म। उसको करियर अपनी जगह पे ठीक है, मुझे अपना सुख भी चाहिए, हम्म। लेकिन केतु वो चीज है जो हमने ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। तो हम्म। जब केतु 10th हाउस में बैठेगा
तो वो इंसान नेचुरली अपने कर्म में एक्सपर्ट होता है, ओके। तो वो पहले से ही एक्सेल करने लगता है अपने कर्म में। जबकि राहु 10th हाउस में उसको उसके लिए करियर नया चीज है, उसको वो मास्टर करना होता है, तो उसको थोड़ा सा लेट सक्सेस मिलता है। ठीक है। तो केतु अगर किसी के पंचम भाव में रहे, उसने अपने पास्ट लाइफ में पूरा कंसंट्रेशन अपने बच्चों को दिया, तो इस लाइफ में उसको बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन उसको पता है, 100% नॉलेज उसके पास है कि कैसे बच्चों को संभालते हैं। सो वो एक नेचुरल एक एक्सपर्टीज आ जाता है केतु से। सो केतु से हम नेचुरल एक्सपर्टीज, पास्ट लाइफ नॉलेज, इसको भी, हिडन टैलेंट को भी देखते हैं। और अगर केतु किसी ठीक के है। फर्स्ट हाउस में है, तो फिर वो क्या डिटैच करेगा? तो बेसिकली वो खुद में लाइक खुद का प्रशंसा दूसरों से सुनना चाहेगा। हम्म। ठीक है। क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया था हम्म। और किसी से मतलब वैलिडेशन नहीं चाहता उसने। हम्म। केतु जब अभी फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तो उसको लगेगा कि मुझे पूरा लाइफ अपने पार्टनर को देना है। तो राहु 7th हाउस में क्या होता है हम्म। कि 100% फोकस पार्टनर में होता है, हम्म। रिलेशनशिप में होता है, कि मुझे इस लड़की को इंप्रेस करके उससे हम्म। प्रेजेस चाहिए। हम्म। तो इसलिए राहु 7th हाउस में बहुत सारे लोगों को इंप्रेस करने का बहुत ज्यादा कोशिश करता है, इसलिए इससे चीटिंग भी आ जाता है। हम्म। मुझे उसके साथ भी, और राहु होता है एक्सपेरिमेंट, 7th हाउस होता है मैरिज का। हम्म। ठीक है। तो राहु को एक्सपेरिमेंट भी करना है कि मैं अगर इस लड़की के साथ रहूं तो मेरा कैसा लाइफ रहेगा, अगर इसके साथ रहूं तो क्या लाइफ रहेगा। हम्म। ठीक है। ऑन द अदर हैंड केतु फर्स्ट हाउस में वो क्या करेगा, वो वो ये सोचेगा कि मेरा खुद का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, मुझे अगर अपना अस्तित्व ढूंढना है तो मुझे दूसरे के एप्रिसिएशन के थ्रू खुद को फील गुड कराना। सो एक ऐसा आ जाता है। और केतु फर्स्ट हाउस में थोड़ा सा इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा गलती करता है, क्योंकि केतु गलती का भी, मिस्टेक का भी कारक होता है। तो ऐसा चीज है केतु। ठीक है। केतु ऐसे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का भी कारक होता है, और वायरलेस टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कारक होता है। राहु होता है पार्टली ऑटोमेटेड हेवी मशीन्स। तो हम्म। राहु हो जाता है हेवी मशीन्स, और केतु हो जाता है वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है। शनि के बारे में अगर मैं बात करूं, शनि आपके वीकनेसेस को एक्सपोज करता है उसके दशा में आके। हम्म। ठीक है। तो आप बहुत दिनों से परिश्रम नहीं कर रहे थे जुपिटर के दशा में, हम्म। शनि आया, शनि आपको ये महसूस कराएगा कि आपने बहुत ज्यादा टाइम, वक्त आपने वेस्ट किया है। ठीक है। और सारे लोग आपसे आगे निकल गए। फिर आपको, मतलब वो बहुत ही गंदा वाला फीलिंग होता है जो शनि जब शुरू होता है, हमें वो वाला फीलिंग आता है कि अरे यार, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो लेजी बैठे रहे, सोचते रहे कि सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, और सारे हमसे आगे निकल गए। तो शनि की दशा में इंसान बहुत हद से ज्यादा मेहनत करता है उन्नति करने के लिए, और जनरली सेकेंड हाफ ऑफ शनि के महादशा में इंसान बहुत ही सक्सेसफुल बनता है। तो शनि काफी बेहतर प्लेनेट है, क्योंकि वो 10 जगह पे इंसान को लेके नहीं जाएगा। राहु जैसे 10 चीजें एक्सपेरिमेंट कराएगा, शनि नहीं। शनि एक बहुत बड़ा फेलियर देता है, उसके बाद आपके सारी वीकनेसेस को एक्सपोज करता है। शनि आपको एक ऐसे जगह पे लेके जाएगा जहां पे आपका एक्सपर्टीज नहीं है, वहां पे वहां पे आप वीक रहोगे, वहां पे आपको अपमान मिलेगा। ठीक है। इंसल्ट्स मिलेंगे। फिर हम्म। आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, तो मुझे अपने एक्सपर्टीज को फॉलो करना है। हम्म। तो इसीलिए शनि के दशा में सबसे ज्यादा लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं हम्म। हम्म। और बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं। और शनि का जो रिपू होता है, 6th हाउस से हम रिपू को देखते हैं, तो शनि से जो रिपू रिलेटेड है वो है लोभ का। ठीक है। क्योंकि शनि के पास कुछ है नहीं, तो उसको बहुत कुछ चाहिए, तो वो बहुत कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करता है। हम्म। शनि होता है लेबर और हार्डवर्क का कारक। तो हम्म। शनि के दशा में आप बहुत ज्यादा अधिक हार्डवर्क करोगे। ठीक हम्म। है। आपको कम अपॉर्चुनिटी में ज्यादा कुछ करके दिखाने का मौका मिलेगा, तो आपके हम्म। पास रिसोर्सेज बहुत कम रहेंगे शनि में। पर हम्म। पर उस कम रिसोर्स के साहाय्य से ही आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। जैसे कि अब अगर आप एक व्लॉगर बनना चाहते हो, आपके पास नहीं है महंगा कैमरा, नहीं है महंगे लाइट्स, नहीं है महंगे इक्विपमेंट्स, आपके हम्म। पास तो वही एक 10 मेगापिक्सल का पुराना फोन वाला कैमरा है। हम्म। शनि बोलेगा कि नहीं, पहले इसी से पैसे इनकम करो, फिर इससे जो पैसा कमाया उसी से महंगा कैमरा खरीदना। और वो कर भी देता है। तो इसीलिए शनि का प्रोडक्टिविटी रेट जनरली हाई होता है। बट शनि अगर थोड़ा सा नेगेटिव हो, और शनि के महादशा के पहले पार्ट में लेजीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फेलियर, हार्ट ब्रेक, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और शनि के दशा के सेकंड हमें, शनि का जैसे 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 प्रोग्रेस करता है, इंसान थोड़ा सा इमोशनलेस बन जाता है और पूरा एकदम मशीन की तरह काम करने लगता है।
हम्म। शनि की दशा वाले लोग थोड़े से इमोशनलेस बन जाते हैं, ठीक है, बट सक्सेस भी उनको बहुत ज्यादा मिलता है। हम्म। ठीक है, तो शनि हार्डवर्क है, शनि अच्छा प्लेनेट है। शनि का दशा अगर आए, और अगर आपका शुक्र का लगन है, शनि का लगन है, हम्म। वृषभ लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, तो शनि का दशा आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा। हम्म। अगर कर्क लगन है और सिंह लगन है तो शनि का दशा उतना अच्छा नहीं जाएगा, अनलेस शनि विपरीत राजयोग में है या फिर महापुरुष योग में है। हम्म। ठीक है, और बृहस्पति के लग्न के लिए शनि एवरेज और बिलो एवरेज होता है। ठीक है, बुध के लग्न के लिए शनि ओवरऑल ओवरऑल ठीक ठाक, ठीक ठाक 50% गुड 50% बैड। हम्म। पर ओवरऑल शनि अगर 3, 6, 10, 11 में हम्म। बैठ जाए हम्म। तो अपने महादशा के सेकंड हाफ में राजयोग दे देगा। हम्म। ठीक है, राजयोग दे देगा, तो शनि ऐसा है। मंगल मंगल तो एक मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन वो एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। ठीक है, हम्म। तो हम्म। मंगल को चैलेंज लेना पसंद है। ठीक है, हम्म। वो हम्म। चैलेंज लेके चैलेंज को जीत भी जाता है। हम्म। तो मंगल तो शादी के लिए खराब है, ठीक है, रोग के लिए खराब है, झगड़ा करा देता है, लेकिन अदरवाइज मंगल इज द विनर, ही इज द बॉस, राइट। मंगल एक विक्टोरियस विक्टोरियस एनर्जी है, कि हम्म। हमें जो एनर्जी है कि चलो एक्शन लिया जाए, चलो कंपटीशन में आया जाए, चलो उसको हराया जाए, चलो लेट्स डू इट, लेट्स मेक द वीडियो, लेट्स क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, लेट्स डू इट, लेट्स कुक। ये जो लेट्स गो एनर्जी है, ये मंगल से देखा जाता है। बट हम्म। वो थोड़ा सा गुस्से वाला एनर्जी है, तो उसको हम मेलेफिक कहेंगे। और मंगल 6th हाउस का कारक है, तो हम्म। रोग ऋण शत्रु का कारक भी, एक कारक मंगल भी है। हम्म। ठीक है, तो वो मंगल थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा मेलेफिक हो जाता है, क्योंकि झगड़ा कलेश करा देता है हर किसी से। हम्म। और क्या मंगल मतलब तो डिसीजेस वगैरह से भी रिलेटेड होता है? नहीं? अल्सर से रिलेटेड है, सिर्फ अल्सर से, तो घाव से रिलेटेड है। बिकॉज आपने ठीक है, कहीं पे बोला था ना कि वो लॉन्जिटिविटी को भी अफेक्ट करता है। मंगल अष्टम में लॉन्जिविटी को, क्योंकि अष्टम स्थान का जो कारक है वो शनि है, और हम्म। शनि मंगल शत्रु है, तो हम्म। मंगल अष्टम में जाके, क्योंकि वो शत्रु के कारक घर में आ गया, तो वो हम्म। आयुष को घटा देता है, आयुष में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हम्म। समझ गया? हम्म। ठीक है। ठीक है। और मंगल जब 12th हाउस में बैठ गया तो डिजीजेस जल्दी जल्दी हील नहीं होती, हम्म। जल्दी जल्दी अब रिकवर नहीं करते, क्योंकि 12th हाउस होता है हमारे हीलिंग का हाउस। तो हम्म। 12th हाउस का कारक भी सैटर्न है, इसलिए सैटर्न से हम सेडेटिव्स को देखते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल, हम्म। सेडेटिव्स, रिक्रिएशनल ड्रग्स को हम देखते हैं सैटर्न से, हम्म। सेडेटिव्स को देखते हैं, पेन किलर्स। तो हम्म। जब मंगल जब 12th हाउस में बैठ गया, क्योंकि वो अपने शत्रु के कारकत्व घर में बैठ गया, तो वो वहां से उन चीजों को थोड़ा सा खराब करेगा, तो हम्म। जल्दी इंसान हील नहीं करेगा, इंसान को ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ होता है। रिकवरी, स्लो हम्म। रिकवरी होता है। तो जब मंगल जब 12th हाउस से गोचर कर रहा होता है, तो उस हम्म। टाइम पे हम कहते हैं कि आप अभी तो हॉस्पिटल मत जाओ, अभी तो ऑपरेशन के लिए मत जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ओके। ठीक है। सो ये हमने इंडिविजुअल डिस्कस किया, और कुछ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जो कहा जाता है कि दे आर नॉट वेरी गुड। लाइक अभी हमने एक चीज बोली थी मंगल और शनि, तो लेट्स से ये कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा नहीं है। बट अगर किसी के चार्ट में बैठा है तो क्या वो कुछ कर सकते हैं इस चीज के लिए? फिर मैंने माँ काली का आराधना कर सकता है, माँ काली का आराधना कर सकता है। ठीक है, हम्म। तो हम्म। और माँ काली का आराधना इसमें बेस्ट रहेगा। ठीक है, माँ काली और हनुमान जी का आराधना इसमें बेस्ट रहता है। जिससे मंगल बाकी तो हम मंत्र से कर सकते हैं। हाँ, बाकी तो हम मंत्र से कर सकते हैं, लेकिन माँ काली और हनुमान जी का आराधना सही रहता है। हनुमान जी की आराधना से मंगल शांत होगा, और माँ काली की आराधना से शनि शांत होगा, और एकादशी का व्रत, आई मीन एकादशी का उपास। हम्म। और मैंने कहीं पे ये भी सुना था कि फॉर एग्जाम्पल अगर अष्टम भाव में है तो वो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, सो दैट उनका अगर लॉन्जिविटी। शनि मंगल का अगर शनि मंगल का यमा योगा 2nd हाउस 7th हाउस और अष्टम में बैठ गया, तो हम्म। त्र्यंबकम यजामहे जो मृत्युंजय मंत्र जाप है, वो सुबह सनराइज के टाइम 108 बार, सनसेट के टाइम 108 बार। ठीक है, तो ये नियम है, तो 216 बार एक दिन में, एक साल तक, या फिर जितना टाइम आप करना चाहोगे। ओके। बहुत अच्छा होता है मृत्युंजय मंत्र जाप। करेक्ट। ये एक चीज हो गई। फिर मैंने बहुत बार सुना है केतु और मून का कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या इसके लिए कोई कुछ कर सकता है? क्या इफेक्ट डाल सकता है ये कॉम्बिनेशन? केतु मून होता है हमारे थॉट्स, और केतु होता है हमारे इम्पल्स। जैसे राहु हो गया कि हम्म। वो थोड़ा सा चीट करेगा, ठीक है, वो हम्म। थोड़ा सा जैसे कि रेड लाइट तोड़ दिया। हम्म। ठीक है, हम्म। एग्जाम में जैसे हम कॉपी करते थे दोस्त के, ठीक है, लास्ट हम्म। 5 मिनट्स, चलिए हम्म। एमसीक्यू बता दो, ठीक है, हम्म। ये हो गया राहु टाइप का, छोटा मोटा। ठीक है, हम्म। राहु सैटर्न छोटा मोटा। हम्म। केतु होता है टोटली एंटी सोशल, टोटली एंटी सोशल, हम्म। टेररिज्म वगैरह केतु से देखा जाता है। हम्म। ठीक है, तो हम्म। केतु चंद्र का अगर योग आ गया, हम्म। ठीक है, हम्म। तो वो इंसान
अचानक से ऐसा कुछ कर बैठता है जो कि बहुत ज्यादा सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है. हम्म हम्म That can include self harm also. हम्म If Ketu and Moon is in the eighth house, that person will be prone to suicidal thoughts. हम्म हम्म अगर कैप्रिकॉन लगना है, मकर लगना है, हम्म सप्तमेश है चंद्र, हम्म और चंद्र और केतु का योग 10th हाउस में बैठ गया, हम्म तो वो इंसान अपने बीवी के ऊपर हाथ उठाएगा और उसकी वजह से उसका करियर बर्बाद होगा, क्योंकि वो हम्म पुलिस केस करेगी इवेंचुअली. हम्म तो हम्म ऐसे हजारों केसेस मैंने देखे. केतु चंद्र का बहुत बढ़िया नहीं होता, एंटी हम्म सोशल थॉट्स देता है. ठीक हम्म है. और जनरली बचपन अच्छा नहीं बीतता बीतता. केतु हम्म केतु केतु चंद्र के, क्योंकि चंद्र बचपन का कारक होता है. तो हम्म केतु चंद्र अगर साथ में आ गए तो बचपन बहुत अच्छा नहीं बीतता. ठीक है. और हम्म हाँ, बिल्कुल हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर एक और भी ज्यादा मून के ऊपर एफ्लिक्शन आ जाए तो इंसान थोड़ा से एंटी सोशल थॉट रखने लगता है. हम्म के- केतु चंद्र, तो केतु चंद्र थोड़ा सा नेगेटिव हो गया. हम्म ठीक है. तो ठीक है. इसके लिए राधिका रानी का मंत्र करना चाहिए. श्री राधे शरणम मम अष्टाक्षरी, बहुत बढ़िया होता है. राधा भक्ति करो और चंद्र को स्ट्रॉन्ग करो. राधा भक्ति करो, वेजिटेरियन फूड खाओ और चंद्र को स्ट्रॉन्ग करो. ओके. और मून और लाइट पे कोई खड़े ऐसा? रहो, हाँ छत जी. पे जाके. क्या? मून लाइट पे छत पे जाके खड़े रहो, उससे भी हम्म दैट हम्म आल्सो क्योर्स. मून हम्म लाइट पे खड़े रहना. और इसके लिए मैंने स्पेशली केतु मून के लिए सुना है कि ट्रैवलिंग वगैरह करते रहना अच्छा होता है लोगों के लिए. आई विल काइंड ऑफ डिसएग्री विद दैट, ओके. बिकॉज सारे ट्रैवलिंग के योग चंद्र और शुक्र से बनते हैं. ठीक ओके. है, चंद्र शुक्र योग से. हम्म तो ट्रैवलिंग के वक्त ही झगड़ा होता है और कलेश होता है, एक्सीडेंट्स होने का योग रहता है. सो मैं पूरा रिकमेंड ऐसा नहीं करता. हम्म ओके. मैंने जो राधिका रानी का भक्ति बताया वो परफेक्ट रेमेडी है. हम्म राधा रानी का भक्ति. ठीक है. और भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जो इट्स नॉट वेरी गुड एंड पीपल कैन डू समथिंग अबाउट इट? हाँ, ऐसे कॉम्बिनेशंस तो है, जैसे कि अरिष्टा योग हो गए. ठीक है. हम्म अगर मून थोड़ा सा खराब है किसी बच्चे के चार्ट में, 6 8 12 में है, थोड़ा सा मेलेफिक है, केमाद ध्रुव में है, हम्म तो उस बच्चे का तबीयत 8 या 12 साल तक थोड़ा सा अप एंड डाउन करेगा, और मम्मी पापा को बहुत ही ज्यादा डॉक्टर के पास को लेके जाना पड़ेगा. तो अरिष्टा योग है. तो हम्म जितना ज्यादा राधा भक्ति करेंगे उतना ज्यादा इस चीज से वो निकल पाएंगे. ठीक है. हम्म और कुछ कुछ योग के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो अंगारक दोष मैंने कहा, पिशाच योग है, एक है कि केतु मंगल का योग. ठीक है. हम्म तो यही सारे योग हैं. ठीक है. ओके. जो कि बहुत अच्छे नहीं है. काल सर्प योग के अगर बारे में अगर बात करूँ, हम्म तो अगर सारे प्लेनेट हम्म केतु से राहु की राहु की तरफ बैठ जाए. ठीक है. हम्म तो सोच लीजिए कि अगर राहु फर्स्ट हाउस में है और केतु सेवेंथ हाउस में है, और सारे प्लैनेट्स सेवेंथ से फर्स्ट हाउस के बीच में है, लेकिन मतलब सेवेंथ हाउस से केतु केतु से राहु की तरफ है, तो बनता है काल सर्प योग. तो फर्स्ट हाउस वाला जो काल सर्प योग बनेगा, हम्म इसको हम कहेंगे अनंत काल सर्प योग. ठीक है. तो ये थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम लाता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लाता है, सेल्फ आइडेंटिटी में प्रॉब्लम लाता है, रेपुटेशन में प्रॉब्लम लाता है. हम्म ठीक है. हम्म तो ऐसा एक तो अगर राहु सेकंड हाउस में है और केतु एट्थ हाउस में है और काल सर्प योग बने, सारे हम्म प्लेनेट 8 से सेकंड हाउस की तरफ आ जाए, तो इसको हम कहेंगे कुली का काल सर्प योग. ठीक है. तो इसमें फाइनेंसेस की कमी होती है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स आता है, डिजीजेस होता है, क्योंकि केतु अष्टम में वो एक बहुत ही गंदा वाला डिजीज आपको दे देगा, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज, व्हिच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड इट कम्स एट अनएक्सपेक्टेड टाइम. केतु का मैच्योरिटी होता है 48 से 52 के बीच में. सो 48 से 52 के बीच में आपको कोई कठिन रोग हो गया, कोई व्याधि हो गया, जिसकी वजह से आपको आप मतलब मुश्किल में पड़ गए, और फाइनेंसेस भी ट्रबल्ड हो गए, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है. तो ये होता है कुली का कल्सर योग. अगर राहु थर्ड हाउस में है और केतु नाइन्थ हाउस में है, इसको हम कहेंगे, और सारे प्लेनेट 9 से थर्ड हाउस के बीच में है, तो इसको हम कहेंगे वासुकी कल्सर योग. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि अपने सिबलिंग से प्रॉब्लम होता है, अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम होता है. ठीक है. और आप कुछ गलत कह सकते हो जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए. ठीक है. भाग्य में कमी होता है, आपके फादर के साथ आपको प्रॉब्लम होता है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. अगर राहु फोर्थ हाउस में है, केतु टेंथ हाउस में है, इसको कहते हैं संकफल कल सर्प योगा. तो इसमें क्या होता है कि पारिवारिक कलेश होता है, करियर में प्रॉब्लम होता है. राहु अगर पंचम में है, केतु अगर 11th में है, तो इसको कहते हैं पद्मा कल सर्प योगा. तो इसको बच्चा कंसीव करने में एक लड़के को प्रॉब्लम होता है, और बच्चे का हेल्थ अफेक्टेड होता है. ठीक है. केतु 11th हाउस में होने की वजह से रिसोर्सेज खत्म हो जाती है, आपके दोस्त आपको धोखा देते हैं. जब राहु छठे में है, केतु 12 में है, तो
तो इसको कहते हैं महापद्मा काल सर्प योगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो डिजीज है वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पा रहा है कि आपको क्या हुआ है, क्या डिजीज हुआ है, टेस्ट पे टेस्ट करे जा रहे हो। और हम्म। केतु 12th हाउस में बैठ जाएगा, तो केतु अगर 12th हाउस में बैठ गए तो वो आपको 110% आपको बैंकरप्ट करने का कोशिश करेगा 12th हाउस में, ठीक है। आपको हम्म। विदेश में जाके फेलियर मिलेगा। तो अगर राहु 7th हाउस में है, केतु फर्स्ट हाउस में है और सारे प्लैनेट 1 से 7 के बीच में है, तो उसको हम कहेंगे तक्षक काल सर्प योग। तो इसमें मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आता है, चीटिंग इशू आता है, ठीक है, हम्म। कोर्ट केसेस वाइफ के साथ, ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी में हार्म होता है, ठीक है, ठीक हम्म। है। और राहु अगर अष्टम में हो, केतु सेकंड में हो, तो उसको कहेंगे हम कर्कोटक काल सर्प योग। तो इसमें भी कठिन व्याधि होता है, हम्म। ससुराल के साथ प्रॉब्लम रहता है, स्कैंडल होता है जिंदगी में, स्कैंडल हो जाना जिंदगी में, स्कैंडलस रेपुटेशन का हार्म होना, फाइनेंसिस का चले जाना। अगर हम्म। राहु 9th में है और केतु 3rd में है, इसको हम कहेंगे शंखचूड़ काल सर्प योग। तो इसमें फादर के साथ प्रॉब्लम, भाग्य में कमी, ठीक है, इंसान पाखंड बनता है, सोसाइटी से विताड़ित होता है, ठीक है, और मतलब ऐसे काम करता है कि जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और राहु अगर 10th हाउस में है और केतु 4th हाउस में और साढ़े प्लैनेट 4 से 10 के बीच में है, ठीक है, इसको हम कहेंगे घातक काल सर्प योग। इसमें करियर में प्रॉब्लम्स, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। राहु अगर 11th हाउस में, केतु 5th हाउस में, सारे प्लैनेट 5 से 11 के बीच में अगर हो, तो इसको हम कहेंगे विषधर काल सर्प योग। तो इसमें जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो ही आपको विषधर सांप के भांति आपको डसेंगे। तो बेसिकली बी केयरफुल फ्रॉम योर फ्रेंड्स, एंड हम्म। आपको आपके बच्चे से डिटैचमेंट हो सकता है। हम्म। राहु अगर 12th हाउस में है और केतु अगर 6th हाउस में है, तो इसको कहेंगे हम शेषनाग काल सर्प योग। तो इसमें भी क्रॉनिक डिजीज होता है, ठीक है, आपके जॉब में प्रॉब्लम होता है, आप इनडिसिप्लिन हो जाते हो, आप हम्म। बहुत ज्यादा पैसा लग्जरीज में उड़ाने लगते हो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आप स्पिरिचुअल बनने गए लेकिन किसी ने आपको ठग लिया। हम्म। लेकिन ये जो कालसर्प योग है, तो सारे प्लैनेट हॉरोस्कोप के एक तरफ मूव हो जाते हैं, ठीक है। हम्म। तो हम्म। इसमें हॉरोस्कोप के एक तरफ कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो ऐसे इंसान कभी कई कई बार, क्योंकि अच्छे राजयोग भी बनने लगते हैं, तो बहुत ज्यादा उन्नति भी कर लेते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है, क्योंकि पूरा हॉरोस्कोप का जो एनर्जी है वो एक तरफ केंद्रित हो गया। सो हम्म। और उसमें राजयोग मालिका योग बन गया कि सारे प्लैनेट एक साथ मतलब कॉन्सिक्यूटिव हाउस में बैठ गए। 7 प्लैनेट अगर कॉन्सिक्यूटिव 4 हाउसेस में बैठ गए, तो वो मालिका योग हो गया, तो वो सक्सेस का योग है, ठीक है। विपरीत राजयोग बन सकता है, तो बहुत धन योग बन सकता है, धर्म कर्म अधिपति बन सकता है। तो हम्म। बहुत अच्छे योग भी बनते हैं। और ऐसे इंसान बहुत, अगर आपने खुद कॉन्सेंट्रेट कर पाए, तो अगर अपने एनर्जी को अगर केंद्रित कर पाए, तो बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे जिंदगी में। तो बट थोड़ा सा दुर्भाग्य तो जरूर लाता है, स्पेशली अगर राहु केतु के साथ कोई प्लेनेट बैठ गया, तो उस प्लेनेट को रिलेटेड दुर्भाग्य झेलना पड़ता है। पर अगर राहु केतु के साथ कोई प्लेनेट नहीं है, देन दुर्भाग्य कम होता है जी। हम्म। ये हो गया हमारा कालसर्प योग, ठीक है। कालसर्प योग के रेमेडी के लिए गणेश मंत्र सबसे परफेक्ट होते हैं, गणेश मंत्र, दुर्गा मंत्र, ओके। गणेश पूजा, दुर्गा पूजा। ये हमने काल सर्प डिस्कस कर लिया। एक बार साढ़े साथी भी डिस्कस कर लेते हैं। साढ़े साथी ऐसा है कि देखिए, साढ़े साथी नाम से ही पता चलता है कि 7.5 साल तक चलता है, ठीक है। हम्म। तो चंद्र से जब शनि हम्म। 12वें भाव में गोचर शुरू करता है, तो साढ़े साथी शुरू होता है। तो शनि एक राशि में 2.5 साल गोचर करता है। तो अगर आपका मेष राशि है, तो मेष से 12th राशि हो गया पाइसिस। तो अभी क्या होगा, अप्रैल से मेष राशि वालों का साढ़े साथी शुरू होगा, हम्म। ठीक है। हम्म। तो पहले चरण में क्या होगा, साढ़े साथी के पहले 2.5 साल में, तो 12th फ्रॉम द मून में शनि जब गोचर करता है, क्योंकि 12th फ्रॉम द मून हमारा फैमिली होता है, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का कोई कोई ऑर्गन रिलेटेड डिफेक्ट है, तो वो बढ़ेगा, उसके उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, लीवर, पैनक्रियास एक्सेट्रा, हार्ट, ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। और आपका जो बर्थ फैमिली है, उनके साथ आपको रिश्ता गिव अप करने के लिए शनि फोर्स करेगा, ठीक है। शनि जब चंद्र के ऊपर आएगा, मेंटल डिप्रेशन और हेल्थ के ऊपर नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, ठीक है। हम्म। बीच के 2.5 साल ये सबसे मुश्किल होता है, कभी कभी, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। और लास्ट के जो 2.5 साल है, वो शनि चंद्र से सेकंड में जाता है, वो कर्म में परिवर्तन लाता है और वर्क रिलेटेड प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। अभी ये डिपेंड करेगा कि शनि चंद्र आपके कौन से हाउस में है। हम्म। मान लेते हैं कि शनि चंद्र आपके 5th हाउस में है, हम्म। ठीक है। तो 12th फ्रॉम चंद्र हो गया 4th हाउस। तो शनि जब पहले 2.5 साल में 4th हाउस के ऊपर से गोचर करेगा, हम्म। फैमिली लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा। आपने कार खरीदा, कार में डेंट लग गया, प्रॉपर्टी करने गए, घर बनाने गए, उसमें कोई बाधा आ गया। हम्म। बीच के जो 2.5 साल है, चंद्र शनि जब चंद्र के ऊपर से गोचर करेगा, तो पंचम भाव होता है हमारे संतान का भाव। तो हम्म। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चे को तबीयत खराब हो गया। 5th हाउस होता है हमारे कोलिग्स का हाउस, तो हमारे कोलिग लोगों के साथ हमारा प्रॉब्लम हो गया, प्रमोशन अटक गया, 5th हाउस प्रमोशन का होता है।
पॉलिटिशियंस के लिए फिफ्थ हाउस इंपॉर्टेंट होता है, पावर का हाउस होता है, तो पावर घट गया, ठीक है, हम्म, डिमोट हो गया, डिमोटेड हो गया, डिमोशन हो गया। तो सिक्स हाउस हो गया शत्रु का हाउस, तो शनि जब छठे भाव से गोचर करेगा लास्ट 2.5 सालों में, तो शत्रुओं का दमन करेगा, तो वो अच्छा हो गया आपके लिए, ठीक है। लेकिन कोई डिजीज भी लेके आ सकता है जिसपे आपने बहुत दिन तक फोकस नहीं किया था, अब आपको फोकस करना पड़ेगा उस डिजीज के ऊपर। तो एक तरफ से देखा जाए तो उतना खराब नहीं होता, लेकिन कुछ बहुत नेगेटिव चीजें साढ़े साथी में होती है, जैसे कि गुरुजनों का देहांत होता है, जैसे फादर मदर का देहांत होता है, कभी कभी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का देहांत होता है, घर में आग लगना, बड़े एक्सीडेंट्स होना, पर ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट के ऊपर। तो साढ़े साथ ही उतना भी पॉजिटिव पीरियड नहीं है, लेकिन उतना भी नेगेटिव नहीं है, ये वैरी करता है, किसी के लिए बहुत पॉजिटिव, किसी के लिए मीडियम, किसी के लिए ओवरऑल, बट थोड़ा बहुत नेगेटिव तो होता ही है। जनरली मेंटल डिप्रेशन पीक पे रहता है उस टाइम पे। तो अगेन राधिका रानी का मंत्र और माँ काली का मंदिर, गो टू माँ काली टेम्पल। Obviously, you can do Hanuman Aradhana, Hanuman ji Aradhana. That's a solution always. ओके। इन मंत्रों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने साढ़े सात ही डिस्कस किया, फिर पितृदोष एक चीज है। तो पितृदोष आपको, मैं इसको घोस्ट योगा कहता हूँ, ठीक है, हम्म। क्योंकि हम्म। आपके पितृ ने जो पाप किया था या फिर वो जो जिंदगी में हासिल नहीं कर पाए थे, वो अभी आपको करना पड़ेगा, उसका बर्डन उठाना पड़ेगा। हम्म। ओके, तो बेसिकली दोनों चीज से देखा जाता है, तो सन सैटर्न कॉम्बिनेशन और राहु राहु सन कॉम्बिनेशन। हम्म। अगर राहु सन कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, हम्म। ठीक है, या फिर नवांश के 12th हाउस में बैठ जाए, तो ये पितृदोष कहलाएगा, ठीक हम्म। है। और अगर सन सैटर्न कॉम्बिनेशन किसी भी हाउस में होता है, तो वो पितृदोष कहलाएगा। ओवरऑल मैं एक बहुत जेनरलाइज व्यू देता हूँ, इसका और डिटेल्स में है। तो हम्म। बेसिकली अगर सोच लीजिए कि राहु और सन आपके फिफ्थ हाउस में बैठ गए, ठीक है, हम्म। तो हो सकता है कि आपको किसी बच्चे को एडॉप्ट लेना पड़े। तो आप, आपके पितरों ने किसी बच्चे को इग्नोर किया था, अब उसका भी रीइंकार्नेशन हुआ, आपका भी रीइंकार्नेशन हुआ, तो वो कर्मा आपको फेस करना पड़ेगा। जब आप वो कर्मा ओवरकम कर लोगे, पितृदोष खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पितृदोष को कंट्रोल में लाने के लिए आपको तर्पण करना पड़ता है, सो महालय के दिन तर्पण करना पड़ता है, और ये गंगा स्नान, ये सब बहुत बढ़िया रेमेडी रहता है, ठीक है, हम्म। ठीक है। सोच लीजिए कि किसी का सैटर्न सन या फिर राहु सन 12th में है, हम्म। ठीक है, वो जेल टाइप का कर्मा भी दिखाता है, ओके। ठीक है, कि आप ऐसा कुछ कर दोगे जिसकी वजह से आपको जेल हो जाए, या फिर कोई आपको गलत ब्लेम देके जेल पे लेके चला जाए, तो बेसिकली यू आर फुलफिलिंग द कर्मा दैट योर एंसेस्टर डिड नॉट फुलफिल, हम्म। क्योंकि आपके एंसेस्टर बच निकले थे, ठीक है, अब आपको जेल जाना पड़ेगा वो कर्मा को बर्न करने के लिए। ओके। तो पितृदोष तो बहुत बढ़िया चीज नहीं होता, नेगेटिव चीज हम्म। होता है, हम्म। बहुत बढ़िया चीज तो बिल्कुल भी नहीं होता। बिकॉज आपको वो काम करना है फॉर्म में। करना ही है, कोई रेमेडी नहीं कर सकते, क्या हम्म। रेमेडी करोगे, करना ही पड़ेगा, नेगेटिव नहीं होता। मेरा खुद का पितृदोष है, ओके। मेरा राहु सन कंजंक्शन है नवांश में, ठीक है। ओके। सो मैंने अपना एंसेस्ट्रल डेट मैंने फुलफिल किया, ओके। ठीक है, करना पड़ा, एंड इट वाज नॉट वेरी नाइस, एंड आई एंड आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, बट करना पड़ा। did not like it at all, and I am kind of pissed with my ancestors, हम्म। kind of, हम्म। okay, but चलो कोई बात नहीं, हम्म। but I do respect them a lot, but for this particular part I am kind of pissed कि वो नहीं कर पाए, वो मुझे करना था। हम्म। और जो पितृदोष का जो चीज होगा ना, वो आप में बचपन से रहेगा कि वो हम्म। फेम हासिल नहीं कर पाया, आपका राहु सन फर्स्ट हाउस में, सो यू वुड वांट टू अचीव द फेम। तो हम्म। जब आप एक बार फेमस हो जाओगे, देन यू लाइक, अरे ये तो मैं कभी चाहता ही नहीं था। सो हम्म। नाउ इट इज अचीव्ड, नाउ यू आर ओवर द बर्डन, नाउ आपका बर्डन ओवर हो गया, नाउ आप शायद अब आपका खुद का जो एक्चुअल में जो आप चाहते हो वो आएगा, आप शायद फेम चाहते ही नहीं, सो हम्म। यू विल जस्ट लीव द फेम। सो ऐसे ही बहुत सेलिब्रिटीज होते हैं ना जो राहु सन वाले होते हैं, तो फेम आ गया उसके बाद अचानक से गायब, 10 साल 20 साल नहीं दिखते। ओके। So yeah, it works in various interesting ways, and it हम्म। can give you a better life also sometimes. But sometimes हम्म। it works like a curse, right? हम्म। Because maybe you become very popular and then some scandal came out, then हम्म। फिर आप पूरे देश भर में बदनाम भी तो हो गए ना, हम्म। हम्म। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। So that's how. So I don't really like this पितृदोष thing, क्योंकि but क्या करें चलो। हाँ, there's nothing, almost nothing that you can do about it. नो नो नो, नथिंग नथिंग नथिंग, हाँ। इसका रेमेडी पूजा करो, हम्म। पर
करना तो पड़ेगा, फुलफिल करना तो पड़ेगा, बाईपास तो नहीं कर सकते। ओके। एक और टर्म है दाहिया ऑफ शनि, ये क्या है? ढैया ऑफ शनि जब तब होता है जब आपके चंद्र राशि से शनि चतुर्थ और अष्टम में गोचर करेगा। ओके। सोच लीजिए आपका मेष राशि है और हम्म शनि का गोचर हो रहा है कर्कट से, तो हम्म कर्क हम्म मेष से चतुर्थ है, ठीक है, हम्म तो आपका ढैया लग गया। हम्म। आप आपके काम स्लो होंगे, ओके। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, हम्म ठीक है, कोर्ट केस हो सकता है, हम्म हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो सकता है, सारे तरीकों से प्रॉब्लम आता है, सब कुछ स्लो होने लगता है। और हम्म चंद्र से अगर अष्टम में शनि आ गया, क्या सोच लीजिए आपका मेष राशि है और हम्म मेष से अष्टम होता है आपका अपना ये वृश्चिक, हम्म वृश्चिक में शनि गोचर कर रहा है, तो फिर हम्म आपका ढैया लग गया 2.5 साल का, तो हम्म उसमें भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये तो ये हो गया ढैया। सो हम्म ढैया बहुत बढ़िया चीज तो नहीं है। हम्म। बहुत बढ़िया चीज तो ढैया नहीं है। ओके। ठीक है। ठीक है। जैसे ये जो हमारा ईयर अभी चल रहा है 2025, तो इसको ईयर ऑफ मार्स बोल रहे हैं। तो क्या हाँ, सही में ऐसा ईयर पे कोई ऐसा होता है कि मतलब मंगल का ज्यादा प्रभाव है, ऐसा कुछ? देखिए अभी डिफरेंट कैलेंडर्स है, ठीक है, हम्म एक हिंदू कैलेंडर हो गया, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया, एक जॉर्जियन कैलेंडर, ये वो सारे कैलेंडर्स हो गए, लेकिन हम प्राइमरीली तो हम्म यही वाला कैलेंडर यूज कर रहे हैं ना जिसमें हम्म 2025 आया है। हम्म तो आपने मेरे से ये मीटिंग जूम में सेट किया इसी कैलेंडर के हिसाब से, हम्म आपका वेडिंग डेट एवरीथिंग इज सेट बाय दिस पर्टिकुलर कैलेंडर। हम्म तो इसीलिए क्योंकि हम इसको यूज करते हैं, वी आर यूजिंग इट, हम्म। दैट इज वाई 2025 का जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा उसमें मार्स का इफेक्ट थोड़ा सा रहेगा, ओके। पूरा नहीं रहेगा। टेन हम्म परसेंट मार्क्स का जो जरूर रहेगा, 10 to 20% जरूर रहेगा, पूरा नहीं रहेगा, कि हम्म। बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 10% रहेगा। तो ओके। अगर मंगल आपके फर्स्ट हाउस में है तो अपने हम्म गुस्से को कंट्रोल कीजिए। हम्म अगर मंगल आपके सेकंड हाउस पे है तो हम्म गाली मत दीजिए, अपने हम्म खाने पे कंट्रोल कीजिए, वेल्थ को अच्छे से मैनेज कीजिए। मंगल अगर थर्ड हाउस में है तो अच्छा है, आप नया इनिशिएटिव ले सकते हो। मंगल फोर्थ हाउस में तो घर वगैरह खरीद सकते हो, लेकिन घर में कलेश मत करना, हम्म एक्सीडेंट से बचो। अगर मंगल फिफ्थ हाउस में है तो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, लेकिन बच्चे का जन्म के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बच्चों को आप डांट सकते हो बहुत ज्यादा। हम्म अगर मंगल सिक्स हाउस में तो आप शत्रु दमन करोगे, लेकिन कंपटीशन में भी जाओगे, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर सकते हो। हम्म अगर मंगल सप्तम में है तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी। हम्म अगर मंगल अष्टम में तो आप बहुत ज्यादा उधार ले सकते हो, या फिर आपका इंटीमेट लाइफ एक्टिवेट हो सकता है। हम्म अगर मंगल नवम में है तो आप अगर साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टडी करना चाहते हो तो बढ़िया है, हम्म ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त सावधान रहो और अपने फादर, गुरु, टीचर से लड़ाई मत करना। मंगल टेंथ हाउस में तो शानदार है आपके करियर के लिए, हम्म ठीक है। मंगल इलेवेंथ हाउस में तो आपके बहुत सारे ख्वाब पूरे होंगे, लेकिन दोस्तों से झगड़ा भी हो सकता है, बी केयरफुल। अगर हम्म मंगल ट्वेल्थ हाउस में तो आपका इंटीमेट लाइफ एक्टिवेट तो हो सकता है, हम्म लेकिन आपको अपने पैसा थोड़ा बचाना पड़ेगा, मंगल अष्टम और ट्वेल्थ को, ठीक है। तो ये एक जनरल इफेक्ट है, लेकिन ये 10% है, 10%, ओनली 10% और बिलो 10%। हम्म डोंट टेक इट लाइक यही 100% है तो अब मेरे साथ यही होने वाला है, नहीं, इट इज जस्ट अ पार्शियल इफेक्ट। ओके। और हमने जो लाइक बहुत सारी जगह हमने कुछ कुछ मंत्रों की बात करी कि हम ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। तो एक और चीज है, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि मंत्र क्या हम जिन्होंने कभी चैंट किया नहीं है, क्या वो ऐसे ही कोई स्पेसिफिक मंत्र शुरू कर सकते हैं, या उन्हें कुछ इनिशिएशन लेने की जरूरत है, या हमने ये जो सारे जितने भी मंत्र बोले हम कर सकते हैं? बेसिक मंत्रों के लिए कोई इनिशिएशन का जरूरत नहीं है, आप ओम नमः शिवाय से स्टार्ट कीजिए। हम्म ओम नमः शिवाय, हम्म ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः, हम्म ओम नमो नारायणाय, हम्म ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिंपल, हम्म राइट। हम्म ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, कितने तरीके का मंत्र आराम से कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। हम्म कोई भी मंत्र, मृत्युंजय मंत्र कर लो, कोई हम्म बात नहीं है, बिल्कुल हम्म कर लीजिए, गणपति मंत्र कीजिए, श्री गणेशाय नमः, कुछ भी कर लीजिए। हम्म सिद्धि मंत्र के लिए सिद्धि का जरूरत होता है, बट हमेशा नहीं। हम्म। ठीक है। और आपके मंत्र। दीक्षा गुरु जो आपको मंत्र देंगे वो दीक्षा मंत्र एक हम्म अलग होता है। और मंत्र एक चीज हो गया, फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिस्टल्स एंड ऑल भी पहन लो, कुछ ग्रहों को शांत कराने के लिए, कुछ प्लैनेट्स को शांत कराने बिल्कुल के लिए। तो वो भी वर्क करते बिल्कुल बिल्कुल, हैं? बिल्कुल काम करता है, जेमस्टोन्स बिल्कुल काम करता है, ठीक है, हम्म क्रिस्टल्स भी काम करते हैं, लेकिन जेमस्टोन्स आर बेटर, ठीक हम्म है। हम्म तो बेसिकली अगर आपको हमेशा आपके फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ लॉट का पत्थर ही पहनना चाहिए, ओके। ठीक है।
हम्म। तो और पत्थर कंडीशनल होते हैं, हम्म। ठीक है। 10th हाउस का 10th लॉर्ड का पत्थर पहन सकते हो, लेकिन वो लगन का शत्रु नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर लगन का शत्रु तो उसको पत्थर मत पहनो, उसके रिलेटेड मंत्र कर लो या ओके। फिर कोई रेमेडी कर लो, ठीक है। तो ओके। अगर आपका मेष लगन है तो आप मूंगा पहन सकते हो, हम्म। रूबी पहन सकते हो और पोखराज पहन सकते हो। हम्म। अगर आपका तुला लगना है तो आप डायमंड पहन सकते हो, नीला पहन सकते हो और पन्ना पहन सकते हो। ओके। सिंपल, सिंपलेस्ट वन लाइनर, ओके। ठीक है। ठीक है। बट जनरली कोई भी इंसान कोई भी पत्थर पहन सकता है, डिपेंड्स ऑन द चार्ट, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैज टू बी एग्जामिन्ड। हम्म। जैसे मैं मकर लगन का हूँ लेकिन मैं रूबी पहनता हूँ, तो वो तो एकदम ही फॉरबिडन है ना। ओके। बट मेरा तो एक स्पेशल केस है, तो इसलिए मुझे पहनना पड़ता है। ओके। हाँ, मतलब सो जिन्हें कुछ नहीं पता है वो ये कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप जो जिन्हें वो कुछ भी। नहीं पता वो त्रिकोण का फॉलो करे, त्रिकोण के स्वामी का। और अगर त्रिकोण का स्वामी एक खराब घर को भी रूल करता है तब भी पहन सकते हो। हम्म। लेकिन अगर ये मतलब त्रिकोण का स्वामी अगर नेगेटिव घर में आ जाए, 6 हम्म। 8 12, तो अवॉइड कर लो। हम्म। ठीक है। बेसिक, ठीक है। और ठीक है, अब हम एक और चीज, एक और क्वेश्चन है कि लाइक, ये तो हमने एस्ट्रोलॉजी देख लिया, चार्ट देख लिया, बहुत सारी चीजें हम चार्ट देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट क्या लोग एक होता है ना किस्मत वर्सेस कर्म, कि अपने कर्म के अकॉर्डिंग अपना जो प्री डिसाइडेड है उसमें भी कुछ चेंज ला सकते हैं। और एक और वर्ड आता है मैनिफेस्टेशन, कि हम इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के शुरू से अंत तक सब कुछ प्रीडेस्टाइन्ड है, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ओके। कुछ भी नहीं। हम्म। अगर आप मेरे पास आए, अनुभव मेरे लिए मैचिंग कर दो, हम्म। आई एम पार्ट ऑफ द प्रोफेसी, आई एम पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। कि हम्म। हाँ, Nupur comes to Anubhav. Anubhav tells, okay, marry this guy. Okay, based on the horoscope matching, Nupur marries this guy, lives a great life. Okay. हम्म। I हम्म। am part of the prophecy, part of the destiny. I am part of the matrix. It can, nothing can be changed. तीन तरीके का कर्मा होता है, हम्म। ठीक है। हम्म। एक होता है संचित कर्मा, हम्म। जो आपने अभी तक जो किया है वह है संचित कर्मा। जितने आपके साथ पिछले, इसके पहले शायद 10 जन्म थे, तो टोटल एक्यूमुलेशन ऑफ द कर्मा है संचित कर्मा। जितना कर्मा आपके सोल में स्टोर्ड है, तो आपका जो सोल है उसमें जितना कर्मा स्टोर्ड है उसको कहेंगे संचित कर्मा, ठीक है। तो सोच लीजिए कि भगवान ने आपको 100 लाइफ टाइम्स दिए है, 10 10 लाइफ टाइम दिया है, हम्म। और आपके पास आपको 1000 पॉइंट्स ऑफ कर्मा बर्न करना है। आप नुपुर त्रिपाठी, आपको ये आपका पहला जन्म है, ठीक है। और आपको आपको बर्न करना है 1000 पॉइंट। तो अब 10 जन्म के अनुसार आपको इस जन्म में 100 पॉइंट्स बर्न करना पड़ेगा। उसके लिए शायद आपको 100 साल जीना पड़ेगा। तो बेसिकली संचित कर्मा ये है कि आपको इस जन्म में कितना कर्मा बर्न करना है। तो सोच लीजिए कि आप 80 साल की उम्र में ही चल बसे, तो हम्म। आपने अप्रोक्सीमेटली सोच लीजिए कि 80 पॉइंट बर्न किया, सोच लीजिए, ठीक है। हम्म। करना तो था 100, हम्म। पर आपने किया कितना, 80, हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन लेकिन इस 80 पॉइंट को बर्न करते वक्त, ठीक है, आपने कुछ क्रिएट भी किया होगा, ठीक है, कुछ कर्मा क्रिएट भी किया होगा। तो ये जो 100 पॉइंट्स आपको बर्न करना ही था, ठीक है, इसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म, ठीक है। पर आपने किसी को दुख दिया, ठीक है, किसी का भला किया, ठीक है, किसी को डांटा, किसी से प्यार किया, ठीक है, तो आपने कुछ क्रिएट भी किया, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे क्रियामन कर्मा। तो सोच लेते हैं कि आपने 80 साल की उम्र में 80 पॉइंट का कर्मा बर्न किया, पर 10 क्रिएट भी किया, हम्म। हम्म। 10 तो क्रिएट भी किया। हम्म। तो नेट आपने कितना, तो आपने 80 बर्न किया था, हम्म। ठीक है। तो बेसिकली 1000 - 80 कितना हो गया, 920, हम्म। ठीक है। लेकिन 10 क्रियामान तो क्रिएट भी किया, हम्म। तो +10 करेंगे तो आपके पास कितना बच गया 930। हम्म। सो यू हैव टू नाउ बर्न 930 पॉइंट्स इन 9 लाइव्स। तो ऐसे आते आते हम देखेंगे कि अरे 10 लाइफ खत्म हो गए, एंड देन देयर इज स्टिल 200 पॉइंट्स रिमेनिंग, हम्म। right? And then there are some last few births, ओके। okay? And all this kriyaman karma that you will create, हम्म। हम्म। that you are प्रारब्ध कर्मा जो आपको फेस करना ही है, अब हम्म। छोड़ नहीं सकते, हम्म। जो क्रियामान करना जो आप क्रिएट करोगे, हम्म। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। अदरवाइज हाउ इज देयर अ हॉरोस्कोप कमिंग, और पहले से ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान राजा बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। इट बट इज जो हम पॉसिबल। कर्म क्रिएट कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं हमारी चॉइस है,
या You मतलब think that it is the choice. We are fooled to think that it is our choice हम्म because this is a game. हम्म ठीक है, दिस इज अ गेम. हम्म एक इंसान अगर 5 मिनट पहले घर से निकलता तो शायद उसका एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि उसको उस समय पे वो ट्रक आके धक्का नहीं मारता. सो दैट ट्रक ड्राइवर एंड दिस गाय आर रिलेटेड. हम्म ठीक है. एक जगह पे एक पहाड़ है, और पहाड़ के पास से रास्ता काट के बनाया गया है, एंड वो पहाड़ शायद करोड़ों साल पुराना है, एंड सडनली लैंडस्लाइड हुआ और आपका एक्सीडेंट हुआ. सो बेसिकली दैट लैंडस्लाइड was waiting for you to be born for 1 crore years to हम्म kill you. हम्म So basically, we are all created from the same energy, and everything is predestined. We are fooled to think that we can change, but we have no power at all. We are living in a simulation. We are just computer programs being executed. We have no power at all. But as you and me, people like us, chosen a material life, हम्म right? हम्म तो हमें ये भूल के रहना पड़ेगा, हमें पैसे के पीछे भागना पड़ेगा. हम्म ठीक है. But I know that I don't have anything in my hand. So how does manifestation work? हम्म Manifestation can only work if it can become true. If you tell me, Anubhav, try to manifest that you are a professional dancer. I am not. I am not. I cannot hold on to that thought for more than 2 minutes. ये क्या बेतुका thought है, right? हम्म What nonsense. But if you tell me, Anubhav, think that you have become a very good astrologer. Yeah. I can think that all the time. So the manifestation, the thinking also comes from what is a possibility. करेक्ट सो यू आर बेसिकली एबल टू मैनिफेस्ट जो कहीं ना कहीं होना Because it था. is possible. Because हम्म it will happen. हम्म If you can see that you're becoming very wealthy, it is possible. हम्म Now, how long can you hold on to that thought? हम्म The longer you hold on to that thought, the closer it gets. Because it is a possibility. That's why you are seeing that. Everything, ये mouse का design भी किसी ने सोचा ही होगा. That it is a clearly tighter. So manifestation 100% works. हम्म Manifestation 100% works. You have to have 100% faith in God. थिंग्स बिकम इजियर दैट वे. Much easier. And even if you lose in life, हम्म right, you accept the defeat very easily. I accept defeat very easily. I try my best to win in life, but when I am defeated, I accept it कि चलो नहीं था भाग्य में. Okay. हम्म Next life या फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि everything is Maya. Why do I like the blue color? Because I'm a Capricorn ascendant. So that's why I like blue. So ये जो ग्रह है, ये जो ग्रहण है, मेरे दिमाग में ग्रहण है. That's why. So basically, why do you like pop music or a rock music or heavy metal? क्योंकि आपका ब्रेन पहले से वैसे डिजाइंड है. Now you are listening to pop, rock, and heavy metal, and your brain is tuning with the pop mode because you have planetary placements, right? Such कि आपको pop पसंद आएगा. So ये just tuning हो रहा है, resonance हो रहा है. So that is predestined, right? एंड Without the ऑल्सो मे बी द predestination. पीपल दैट वील मीट इन दिस लाइफ टाइम वो भी एवरीथिंग, मी एंड यू टॉकिंग, एवरीथिंग प्रीडेस्टिनी. आप कुछ करेंगे, सब लिखा हुआ है. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का वो सीन देखा है जब ऋतिक रोशन कहता है ये भी लिखा हुआ है. सो बेसिकली इट्स ट्रू. एवरीथिंग हैज बीन रिटन डाउन, इज लिखा हुआ है. हम कुछ कर नहीं सकते. वी आर जस्ट यू नो being executed, computer programs being executed. I like to call it that way. कुछ कर नहीं Okay, सकते. we'll accept that. And Yeah, you basically सो बेसिकली आपने ये जान लिया, भूल जाओ इसको. आप भूल जाओ, ओके. जब जिंदगी में आप हारोगे, जब आपको वो चीज हासिल नहीं कर पाओगे जो आपको हासिल करना था, देन जस्ट एक्सेप्ट इट. दैट्स द गॉड्स पाथ. एक्सेप्ट द डिफीट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नथिंग मैटर्स. रेपुटेशन कम्स फ्रॉम द सोसाइटी, इट गोज अवे इन द सोसाइटी. ओके. सो बेसिकली आप अगर कुछ करोगे, ठीक है, कुछ काम करोगे आप, और आपको लगेगा कि अच्छा लोग क्या सोचेंगे. सो लोग मतलब कौन? दो चार लोग क्या सोचेंगे, राइट? हु आर दोस 4 पीपल? मे बी आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका पति, आपका बेटा, राइट? सो बेसिकली this is also Maya, right? So everything is Maya and we are living the Leela. So that's how it works, right? correct. Okay, Yeah. on that note, we'll end this podcast over here. Thank you. Thank you. Hopefully, you enjoyed it. Bye. Okay.